कि समस्या क्या है और उसका आंसर क्या है ये मिलता है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो लोकसभा और राज्यसभा में रहता है, जो 0 आवर बोलते हैं, 0 आवर हो या स्पेशल मेंशन हो, तो हर एक राज्य के जो कुछ प्रॉब्लम्स है तो संसद को अपने राज्य या अपने क्षेत्र का जो प्रॉब्लम्स है वो सभी लोगों को जानने के लिए बताया जाता है। 3 मिनट का टाइम रहता है, स्पेशल मेंशन होता है, तो अलग अलग तरीके से हर भारत के हर क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स है सरकार पर्टिकुलरली मिनिस्टर्स को मालूमात मिलती है और उसके बाद जो कुछ सुधार हुआ वो भी उनको बताया जाता है। जी, आप अभी बात कर रहे थे कि किसानों से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र किसी समुदाय के लिए सरकार जो कुछ करती है वो जो है दोहराने का अवसर भी सरकार के मंत्रियों के पास होता है जब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एमएसपी को लेकर खरीफ और रबी की फसलों की एमएसपी और क्या कपास की फसलों पर भी एमएसपी सरकार दे रही है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सरकार ने बहुत कुछ किया है एमएसपी बढ़ाने को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार लगातार, अगर हम कृषि का क्षेत्र लें तो कृषि के लिए सरकार विशेष रूप से समर्पित है। किसानों के आय दुगने हो, प्रधानमंत्री ने उसके लिए एक नहीं कई एक पहल की है। आपको देख रहे हैं कि प्रति वर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपया किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहे हैं। एमएसपी बढ़ाए गए। एमएसपी पहले जो एक छोटा दर था, आज उसको उसके जो लागत के मूल्य के अनुसार उसको एमएसपी बढ़ाए गए हैं। और जहाँ तक प्रश्न के माध्यम से जो प्रश्नकर्ता माननीय सांसद रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का समाधान नहीं होता है, उनके राज्य का भी होता है और पूरे हमें लगता है कि देश से संबंधित एमएसपी की बात आएगी तो जो प्रश्न किए होंगे माननीय सांसद, उन्हीं का समाधान नहीं होगा, पूरे देश भर के किसानों का समाधान होगा। जो इसे आवास की बात जब करते हैं तो आवास की बात पीएम आवास योजना से सिर्फ एक सांसद जिन्होंने क्षेत्र के लिए पूछा होगा, उनमें ऐसे रखता भी है कि भाई पूरे उस राज्य और राज्य के अलावा पूरे देश की क्या स्थिति है, तो पूरे देश के उस माननीय सांसदों का उस समस्याओं का निदान ऐसे आते रहता है। और किसान के लिए समर्पित हमारी यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपको अगर थोड़ी सी मैं पीछे जाकर बताऊं, 2014 में जो बजट था और 2025 में जो बजट किसानों के लिए है, आकाश पाताल का अंतर है। आज 2-2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज हो गया है। उसके अलावा किसानों से संबंधित उपस्कर जो हैं, उनके जो उपयोग में होने वाले हैं, किसी पर तो 90% तक सब्सिडी है, यह सरकार देने का काम कर रही है। आज आपने देखा होगा कि चाहे वह यूरिया खाद हो, चाहे वह डीएपी खाद हो, उस पर सरकार कितनी बड़ी सब्सिडी देने का काम कर रही है। और धन है देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों के प्रति समर्पित होने का जो उन्होंने जीता जागता उदाहरण खाद के रूप में दिया। खाद पर सब्सिडी खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार के ध्यान में लाया गया, प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया कि अब सब्सिडी का जो समय था वह खत्म हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, यह सब्सिडी का जो समय खत्म भले अभी हो रहा हो, लेकिन यह कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि किसानों के हित का है और किसान ही हमारे देश के असली हमें धरोहर के रूप में हैं। और आज यही कारण है कि 2014 के पहले और 2025 तक आप देख रहे हैं किसानों में कृषि के क्षेत्र में कितना उत्पादन हमारा बढ़ा है। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारियों को फ्री में अन्न दे रहे हैं, दूसरे देशों को भी अन्न सप्लाई कर रहे हैं। और ऐसे अकाल, ऐसे महामारी पहले भी आई है भारत में। बाहर से बड़े बड़े दाना वाला, कनाडा से मुझे ध्यान में है बचपन में, बड़ा बड़ा दाना वाला मकई का बने मंगाना पड़ा था, मसूरिया मंगाना पड़ा था। और आज देश के प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसानों ने इतना उत्पादन किया है कि हम अपने भी खाते हैं, दूसरे को भी देते हैं। और प्रति कार्ड हम 5 किलो के हिसाब से 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारियों को फ्री में अन्न भी दे रहे हैं। और आज भी हमारा भंडार भरा हुआ है। धन है देश का यह किसान। मैं किसानों को उनके मेहनत के लिए सैल्यूट करता हूं और विशेष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आप वास्तव में यह कृषि प्रधान देश है, उसके निमित्त आपने काम कर करके दिखाया, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको सहयोग करने का काम किया। चाहे एमएसपी हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे अन्य उपस्करों पर विशेष सब्सिडी की बात हो, चाहे सौर ऊर्जा से पंप चलाने की बात हो, चाहे पंपों को और आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो। बिहार में लीजिए तो बाढ़ से सारे चीज दह जाते थे, लेकिन 11,500 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रधानमंत्री ने स्पेशल दिया बिहार में कि बाढ़ को नियंत्रित करो।
जो बाढ़ एक बड़ी समस्या रहती थी, किसानों के हजारों हजार एकड़ में लगे फसल दह जाते थे, आने वाले दिनों में उससे भी बिहार को निजात मिलेगा। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमस्कार करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं और अपने किसान भाइयों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता हूं कि आप ऐसा ही प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन पर आप काम करते रहें और देश को मजबूत बनाने में जिस तरीका से आपने उत्पादन को बढ़ाया है उसको और बढ़ाने का काम करते रहें। जी है। और यहाँ पर एमएसपी की बात चल रही थी तो 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई थी और यहाँ पर कपास पर एमएसपी दे रही है या नहीं दे रही है सरकार, तो उसमें कपास को भी समाहित किया गया था उस 14 फसलों में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसके अलावा अगर बात करें किसानों के कल्याण की, किसानों के कल्याण से जुड़े हुए प्रश्न आज ज़्यादा पूछे जा रहे हैं लोकसभा में, तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो विश्व की अपने आप में एक अलग और सबसे बड़ी किसानों के हित वाली जो है बीमा योजना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है और इसी में सिर्फ 2% यानी 2% किसानों को भरना पड़ता है और उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद 98% उसको रिलीफ मिलती है। जहां कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। हमारा देश विशाल देश है, तो जो किसान जो जिसकी खेती के ऊपर जो अवलंबन रहते हैं, तो उनके लिए किसान योजना, फसल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके माध्यम से बहुत सारे लाखों करोड़ों किसानों को मदद मिल रही है। यह और इसके वजह से इतना ही नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ फसल बीमा योजना के साथ साथ अलग अलग अनुदान भी किसानों को मिलता है। जैसा यूरिया के बारे में या यानी फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, तो वो अलग अलग माध्यम से किसान एक अच्छी तरह से उनका इनकम बढ़ रही है। और जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान योजना जो चालू किया है वो भी महत्वपूर्ण है, जो किसानों की सीड्स यानी बियान लेना, फर्टिलाइज़र लेने के लिए महत्वपूर्ण है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं यह कह रहा था कि फसल बीमा योजना, भाई साहब ने बहुत गंभीरता से बताया है, लेकिन फसल बीमा योजना पहले 14 के पहले यह जो फसल पर बीमा था वह एक मामूली था। किसानों को ज़्यादा पे करना पड़ता था बीमा कंपनियों को और उसको मिलता था कम, और आज किसानों को कम पे करना पड़ता है और सभी स्तर पर उनके बीमा किए गए हैं। अगर धान की बिजरा लगा रहे वहां नष्ट होता है वो उसकी भी बीमा है, खेत में चला गया उस बिजरा रोप दिया गया उसको नष्ट होता है उस पर भी बीमा है। किसान के घर तक जब तक वहां खरिहान से वह अन्न घर तक नहीं आ जाता तब तक उस पर बीमा है। पहले यह नहीं था, पहले यह मामूली सा था और हमें लगता है कि आपदा विपदा से जो क्षति हो उस पर था, और आज हर लेवल पर देश के प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना को लागू किया है और स्वयं किसान उसका किसी भी लेवल पर अगर उसको क्षति होती है फसल का तो उसको हर लेवल पर उसका लाभ मिलता है। मामूली उसका मैंने जब बीमा के कंपनियों को अपने देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है, यह फसल बीमा योजना की इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत है। यह हमने उस पर काफ़ी मैंने विशेष रूप से पहल कर करके ऐसी योजना बना करके किसानों को राहत देने का और किसानों के फसल नष्ट होने के बाद उनको भरपाया करने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कर करके दिखाया है। और आज देश के किसान इसीलिए खुशहाल हो रहे हैं। देश के किसानों को यह ताकत है कि अगर किसी आपदा विपदा से मेरे फसल नष्ट भी होंगे तो पीएम फसल बीमा योजना सामने है, उससे मेरा पूर्ति हो जाएगा और फिर से मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। यह प्रधानमंत्री ने कर करके दिखाया है किसानों को। अभी हमने शुरुआत में जो है जानकारी ली, आप भी बारिश से गुजर कर आए हैं, खुशनुमा माहौल है। प्रधानमंत्री ने सत्र की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था कि पूरे देश में बहुत ही अच्छा मानसून इस बार चल रहा है और हमारे जलाशय भर गए हैं और ज़मीन में भी वाटर लेवल बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने एक बार ये चिंता भी जताई थी कि इतना जो है बारिश का पानी हमें प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से, लेकिन उसके स्टोरेज को लेकर अभी और हमें काम करना होगा। उस दिशा में क्या कुछ देखिए, सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जी इस तरीका से किया है। अमृत सरोवर आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूरे देश में अमृत सरोवरों का निर्माण कराना, यानी जल को संरक्षित करना, और जल को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके से प्रधानमंत्री ने आगे जो पहल की। अमृत सरोवर पहले जो था उछला सरोवर रहता था, पानी उसमें टिक नहीं पाता था, उन सरोवरों को माने साफ किया गया, उसके
चारों तरफ उसके प्लेटफॉर्म बनाए गए और पानी जब आज वहां आ जाता है तो उसको हम संरक्षित रखने का काम करते हैं। ऐसे भी वर्षा को जल को संरक्षित करने के लिए भी कई एक तरीका से अब विद्यालयों पर भी कई एक ऐसे प्लांट लगाए गए, उनको संरक्षित करके फिर से वो भूमि में भूगर्भ में उसको ले जाना जिससे वो नष्ट न हो। यह काम मैंने आज हमें लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रोत्साहन इससे मिला है और आज हम जल संरक्षण के माध्यम से, चाहे अमृत सरोवर की बात हो, चाहे अमृत काल में जिस तरीका से प्लांटेशन की बात हो, ऐसे प्लांट भी हम जब लगाते हैं तो जलों के संरक्षण में उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो आज एक पेड़ माँ के नाम, आपने देखा होगा विदेश में भी जाकर के प्रधानमंत्री जी ने उसको एक पेड़ माँ के नाम कर करके, इसमें भी जल संरक्षण का वहां भी एकदम पूरा का पूरा संभावना नहीं, जल संरक्षण उस एक माध्यम है, प्लांटेशन भी, अब प्लांट के माध्यम से हम जल को लाना भी वर्षा के रूप में भी और संरक्षित करना, दोनों काम हम करने का काम करते हैं। मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री को बधाई करूंगा कि आपके नजर में जिस तरीका से आज चले जाइए गांव देहातों में भी, सर की बात छोड़ दीजिए, कितने सुंदर सुंदर जो पाउंड से माने जो अमृत सरोवर है, सरोवर बनकर के तैयार है, चारों तरफ उसके सरोवरों के जो भिंडे हैं उस पर टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए या तमाम सुविधाएं बढ़ा करके, वहां अगर शौच की आवश्यकता पड़े तो शौचालय बना करके, चेयर लगाकर, वृद्धजन भी गए तो उनको थोड़ा बैठने के लिए भी, यह एक सुंदरता भी और जल संरक्षण दोनों का भी काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं फिर से बधाई और धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी को। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, बारिश का पानी समुद्र में न जाना, यानी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। जहाँ ज़्यादा बाढ़ होता है, कभी बारिश नहीं होता किधर, तो रिवर लिंकिंग के माध्यम से यानी हर स्टेट में पानी कैसा जाए और किसान के हर खेत को पानी कैसा मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हो रही है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जैसा हमारे साथी जी ने बताया कि जो अभी पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें भारतीय का, वो भी बढ़ चुका है और किसानों का इनकम भी बढ़ रहा है। और आपने जिसका नदियों के जोड़ने वाली बात कही है, वो मध्य प्रदेश में वो काम शुरू भी हो गया है। कह सकते हैं वो पायलट प्रोजेक्ट है और उसकी सफलता के बाद इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए मैं भारत रत्न अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं। जी जी, उन्होंने, चलिए समय हो गया है, नदी को नदी से जोड़ो, सड़क को सड़क से जोड़ो और एयर को एयर से जोड़ो, कनेक्टिविटी के लिए और सड़क जल संरक्षण के माध्यम से उन्होंने जो एक पहल किया था, उस पहल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं और आज देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। एक सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। 2 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 4-4 प्रश्न, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कॉरपोरेट कार्य और पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से 2-2 प्रश्न और आयुष मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नज़र डाल लेते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।
उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से। प्रश्न चूककर्ता कॉर्पोरेट देनदारों के विरुद्ध CIRP कार्रवाई से संबंधित है। उनका प्रश्न है, उन रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम, उनके स्थान और उन कंपनियों के मालिकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। इन चूककर्ता डेवलपर्स पर कितना ऋण बकाया है। महाराष्ट्र से एनसीपी शरद चंद्र पवार की सांसद डॉक्टर फौजिया खान का प्रश्न आयुष मंत्रालय से। उनका प्रश्न दवा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया रिपोर्टिंग संबंधी पोर्टल से संबंधित है। प्रश्न है, क्या सरकार ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम 2020 के उपबंधों के अनुसार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लिए दवा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया रिपोर्टिंग संबंधी पोर्टल का संचालन आरंभ करने के लिए कदम उठाए हैं। इस पोर्टल की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसके पूर्ण क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समय सीमा क्या है। छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। प्रश्न है, भोजन की भारी मात्रा में बर्बादी होने से संबंधित है। क्या मंत्रालय को प्रतिवर्ष भोजन की भारी मात्रा में बर्बादी होने के बारे में जानकारी है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है? यदि हाँ है तो क्या देश में भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? क्या संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय भोजन की बर्बादी को रोकने हेतु प्रौद्योगिकी दखल का विचार रखता है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन का प्रश्न वित्त मंत्रालय से। प्रश्न ऋण संबंधी धोखाधड़ी की घटना में बढ़ोतरी से है। प्रश्न है, सरकार द्वारा ऋण संबंधी धोखाधड़ी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कुल वित्तीय धोखाधड़ी की राशि का 92% है, के मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2014 से धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि में से वसूल की गई राशि रुपयों में कितनी है और उक्त राशि का विगत 3 वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद रीताब्रता बनर्जी का प्रश्न पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रखरखाव के लिए धनराशि से संबंधित है कि क्या ये सच है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को मंत्रिमंडल द्वारा संस्वीकृत 1062 करोड़ की राज सहायता छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिससे नदी का रखरखाव खतरे में पड़ गया है और हल्दिया आयातकों की मार्गदर्शन लागत में वृद्धि हो गई है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। पुडुचेरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सेल्वा बेथी का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। उनका प्रश्न देश में कैंसर केंद्र से संबंधित है। प्रश्न है कि क्या सरकार की आगामी 2 वर्षों में देश भर में लगभग 50 से 100 कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या उक्त केंद्र वर्ष 2015-16 से कार्यशील हैं और उन्नत किए गए 31 कैंसर केंद्रों के अतिरिक्त होंगे, और यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पुडुचेरी में स्थापित किए जाने वाले ऐसे केंद्रों की संख्या कितनी है। संसद में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और लोकसभा की और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई आपके साथ साझा करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि भारत की सुश्री दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बातूमी शहर में आयोजित फिडे शतरंज महिला विश्व कप फाइनल में विजय हासिल की है। वे इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके साथ ही वे भारत की चौथी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। सुश्री देशमुख ने फाइनल में अपनी भारतीय साथी खिलाड़ी श्रीमती कोनेरू हप्पी को पराजित कर चैंपियन बनाने का गौरव प्राप्त किया है। हमें खुशी है कि फाइनल में भी दोनों भारत की खिलाड़ी रहे। ये भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। इन दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे देश में अपार खुशी और उमंग का वातावरण है। उनकी इस जीत ने सभी भारतीयों को, विशेष रूप से हमारे युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री दिव्या देशमुख एवं श्रीमती कोनेरू हप्पी की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती है एवं भावी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। ताली तो बजा दो जोर से। क्वेश्चन नंबर 121, श्री मणिकम टेगोर। Sir, I have number 121, sir. Sir, question number 121. प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Honorable Prime Minister publicly promised to double farmers' income in 2022. It is now 2025. Can the Honorable Minister present official data? Can the Minister not budget allocation figures on whether the farmers' real incomes adjusted for inflation have actually doubled? If not, will the government accept that this grand promise was a jumla and clarify what accountability measures it has taken for misleading the farming community? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। हमने 6 उपाय किए हैं। नंबर 1, सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, उत्पादन बढ़े। नंबर 2, आय बढ़ाने के लिए लागत घटे। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम मिले। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग अनेकों प्रयत्न किए। और आज मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 सालों में फसलों का जो उत्पादन है, कुल फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्न का, इसमें
246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है। दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। और मैं माननीय ललन सिंह जी आपको भी बधाई दूंगा, किसान ही दूध उत्पादित करता है। दूध का उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़ के 239.30 मिलियन टन हो गया है। चाहे मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और किसानों की आय का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने। अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्हें इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा। ये संभव नहीं है, ये इनका कहना था। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है। और यूरिया हो, डीएपी हो, बाकी उर्वरक हो, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सर, थैंक यू सर। मैं डबलिंग का बात किया था, बट इनकम डबलिंग का बारे में सीनियर मंत्री है और उनने दूसरा बात किया। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा। द रिप्लाई सेलिब्रेट्स पीएम किसान एंड अदर स्कीम्स, बट द हार्श ट्रूथ इज टेनेंट फार्मर्स, sharecroppers and landless laborers, for whom leader of opposition Rahul Gandhi ji has been raising for many years, who form more than half the rural agricultural force and still excluded from the benefits. Oh, sir. What is stopping the government from enacting a law or a scheme that recognizes cultivators without land titles, or is that the government only for land owning farmers? Very good. माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं उन किसानों के लिए चलाई जाती है जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। अलग अलग राज्य सरकारें, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं
कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर जिसके पास स्वामित्व है वो किसान टेनेंट फार्मर को जो खेती कर रहा है लैंडलेस, उसको अगर अधिकृत कर देते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की खरीद के लिए भी अगर लैंड होल्डिंग वाला किसान अधिकृत करे राज्य की अनुमति से तो उसको एमएसपी की खरीद भी की जाती है। एफपीओ में भी टेनेंट माननीय अध्यक्ष महोदय मेंबर बन सकता है। और मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे टेनेंट फार्मर है और शेयर क्रॉपर है जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे लगभग टेनेंट और शेयर क्रॉपर दोनों मिलाकर शेयर क्रॉपर 6,55,846 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है और टेनेंट 41,62,814 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है। तो टेनेंट किसानों को भी कई योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शेटकर। Sir, whether the government of India is following minimum support price fixation methodology recommended by Dr. M.S. Swaminathan. If so, what is the cost C3 and MSP based on it fixed for the year 2526? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, जिसने सीधे फैसला किया कि उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% जोड़कर ही उत्पादन की लागत पर एमएसपी तय की जाती है और व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले की जो सरकार थी, जब उसके पास मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट में ये मामला गया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत पर 50% बढ़ाकर तय की जाए, तो उधर की सरकार ने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार में हम एमएसपी पर 50 लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय कर रहे हैं और खरीदने का काम भी कर रहे हैं। एक बात बताओ माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, एक माननीय सदस्य, एक मिनट। मैंने मणिकम टेगोर जी को 2 प्रश्न पूछने का मौका दिया, फिर भी बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। जयप्रकाश जी की तो आदत ही बैठे बैठे टिप्पणी करने की है। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रश्नकाल में शोभा नहीं देता आपका। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिचौलिए किसान और बाजार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो किसानों की फसल बेचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो जाती है। किसानों को सीधे बाजार पहुंच या सहकारी समितियों के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधे बाजार पहुंच या सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किसान हितैषी सदस्य महिमा जी को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया कि राज्य सरकार की जो नामित एजेंसी है उसके माध्यम से किसान की फसल खरीदी जा सके और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं,
दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी पीएम आशा करके एक योजना बनाई गई है। तुअर, मसूर और उड़द ये 100% खरीदी जाएगी एमएसपी पर, ये फैसला सरकार ने किया है। और बाकी भी जो फसलें दलहन की हो, तिलहन की हो, उसके भी खरीदने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसलिए हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बिचौलिए सफल ना हो पाए, किसानों को एमएसपी का जो रेट तय है वो रेट ठीक ढंग से मिल जाए। श्री लालजी वर्मा, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर बार ये कहा जाता कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, लेकिन दूना तभी होगा जब उसका जो लागत मूल है उसका प्रॉफिट मिल सके। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि फार्मों पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य आती है, क्या उसको आधार मानकर माननीय मंत्री जी 50% उस पर मुनाफा देते हुए कृषि एमएसपी लागू तय करने का निर्णय करेंगे? और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की, यूरिया की समय कमी है, मान्यवर हर जगह यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी है, हम लोगों के जिले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या इस यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास करेंगे? फर्टिलाइजर मिनिस्टर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर दोहराता हूं कि ये सीएससीपी राज्य सरकारों से चर्चा करती है। उत्पादन की जो विभिन्न लागतें होती है, चाहे वो लगने वाला मजदूरी हो, जो इनपुट डालते हैं कृषि में, उन इनपुट की कीमत हो, मशीन की कीमत हो, बाकी खर्चे हो, सबको जोड़ के जो लागत निकालती है वो सीएससीपी के माध्यम से उस पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें से धान की एमएसपी 2013-14 में 1310 थी, अब बढ़ के 2369 हो गई। बाजरा 1250 से 2775 एमएसपी हो गई। रागी की 1500 रुपये से बढ़ा के 4886 रुपया एमएसपी कर दी गई। मक्के की 1310 से बढ़ा के 2400 रुपया एमएसपी कर दी गई। तुअर की 4300 से बढ़ा के 8000 रुपया एमएसपी कर दी गई। मूंग की 4500 से बढ़ा के 8768 रुपया एमएसपी कर दी गई। उड़द की 4300 से बढ़ा के 7800 कर दी गई। मूंगफली की 4000 से बढ़ा के 7263 कर दी गई। सूरजमुखी की 3700 से बढ़ा के 7721 रुपया कर दी गई। सोयाबीन की 2560 से बढ़ा के 5328 रुपया कर दी गई। तिल की 4500 से बढ़ा के 9846 रुपया कर दी गई। राम तिल की 3500 रुपया से बढ़ा के 9537 रुपया कर दी गई। कपास की 3700 से बढ़ा के 7710 रुपया कर दी गई। ये दुगनी तो की है माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी भी दुगनी की है, खरीद भी कई गुना ज्यादा की है। जब वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार होती थी तो केवल 10 साल में 6 लाख मीट्रिक टन उन्होंने दलहन खरीदी थी। हमने 1,82,00,000 मीट्रिक टन खरीद के दिखाई है। तो हम एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, हम केसीसी पर सस्ता ब्याज भी दे रहे हैं, हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। तो किसानों की आय दुगनी तो कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 122, डॉक्टर संबित पात्रा। प्रश्न संख्या 122। माननीय सदस्य। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं एक संक्षेप तथा प्रत्यक्ष पूरक प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के पश्चात अकादमी ने उनके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया तथा क्या सरकार प्रशिक्षुओं को आधुनिक शस्त्र विद्या के अतिरिक्त तकनीकी, साइबर अपराध, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के अतिरिक्त समावेश की है? धन्यवाद। बोले तो कि
संक्षिप्त पूछूंगा, लेकिन 5-7 प्रश्नों को एक साथ उन्होंने कर दिया है। लेकिन आप संक्षिप्त जवाब दे दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे। महोदय, अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 3 नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है। महोदय, चूंकि जो ये कानून है नए तीनों, यह पुलिस के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस ऑफिसर्स विशेषकर IPS के प्रशिक्षण के लिए वैश्विक स्तर का यह अकादमी है। इसलिए जो तीनों कानून पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया गया है, उसका उचित समावेश उसमें किया गया है। जैसे महोदय, प्रौद्योगिकी संचालित न्याय व्यवस्था पर जोर दिया गया है इन तीनों कानूनों में। इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू इंटरफेस, ICJS, CCTNS, NCCRP, ई-फॉरेंसिक, ई-कोर्ट, ई-प्रोसिक्यूशन आदि अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इन पर जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। महोदय, न्याय के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस पर भी अकादमी ने बहुत जोर दिया है और प्रशिक्षण प्रक्रिया में समय समय पर विषय को कानून और जांच एजेंसियों में शामिल किया है। सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यास के दौरान इस पर जोर दिया जाता है। प्रीत केंद्रित दृष्टिकोण है इस कानून का, तो इस विषय को कानून और जांच विषयों को एकीकृत किया गया है पाठ्यक्रम में और सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यासों से इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। नए अपराध और परिभाषाएं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है महोदय, इसलिए कि जो नए कानून में जो नए शब्दों का उपयोग है और भावनाओं का, तो उसको परिभाषित करने के पश्चात ही प्रशिक्षण देना अकादमी ने उचित समझा है। फॉरेंसिक और डिजिटल सुधार की कार्य क्षमताओं से परिवीक्षार्थियों को परिचित कराया जाता है और प्रक्रियात्मक नवाचार से भी परिचित कराया जाता है। महोदय, चूंकि यह तीनों कानून दंड नहीं न्याय की भावनाओं से प्रेरित है, अतः अकादमी ने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में इसको संपूर्ण रूप से समाहित किया है। महोदय, कुछ उन्होंने कई प्रश्न किया है, उसमें उन्होंने कहा कि नए हथियारों का आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार सेना को भी सशक्त तो की ही है, साथ साथ राज्यों के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी सशक्त करने के लिए नए नए हथियारों का यहाँ निर्माण भी किया है और जरूरत पड़ने पर हम उसको उपलब्ध भी कराते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर से हमारे पुलिस बल शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए आप जानते हैं कि योग का प्रचलन चला है और हम उसको अपने क्रियाकलापों के साथ साथ व्यवहारिक आदतों में भी हम कुछ ऐसे चीज़ों का समावेश कराते हैं जिसके तहत हम उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ख्याल रखकर उसको हम समन्वय करते हैं और इसका बहुत लाभ मिला। संबित पात्रा जी। महोदय, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के रूप में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध के बदलते परिदृश्य और दृष्टिगत रखते हुए तथा नई चुनौतियों के आलोक में अकादमी किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कर रही है क्या? धन्यवाद। महोदय, निश्चित रूप से अपराध के स्वभाव में परिवर्तन आया है। नई चुनौतियां भी अपराधियों द्वारा खड़ी की जाती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि चुनौतियां चाहे जो भी रूप लेकर आए, मोदी सरकार उस समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाती है। महोदय, जहां प्रौद्योगिकी का सवाल है, ड्रोन, कृत्रिम जांच,
डार्क वेब निगरानी, नवीनतम फॉरेंसिक उपकरण और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इसके लिए डिजिटल कक्षाएं, KMS, ई-लाइब्रेरी, LMS, शिक्षार्थी प्रबंधन प्रणाली, इंटरैक्टिव टूल जैसे डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए AI टूल, फिटनेस सुधार की निगरानी के लिए आउटडोर डैशबोर्ड और स्मार्ट वॉच ई सामग्री का उपयोग हो रहा है। महोदय, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जो उन्होंने बताया है कि क्या उसका हम उपयोग करते हैं, तो कानून को न्याय संगत बनाने के लिए साक्ष्य सबसे बड़ा आधारित होता है और जो न्याय का आधार बनता है वह इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, NIC द्वारा विकसित ई साक्ष्य मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है। भारत सरकार द्वारा विकसित एप्स, ई कोर्ट, ई फॉरेंसिक, ई कारावास का भी उपयोग हो रहा है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की जांच, सोशल मीडिया फर्जी पहचान, डीप फेक, हनी ट्रैपिंग, डिजिटल गिरफ्तारी जांच और साक्ष्य संग्रह के लिए उपकरण और उसके तरीकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर उसको उस रूप में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जांच में CCTV फुटेज का उपयोग, सोशल मीडिया का भी महोदय इसमें जांच हो रहा है। फॉरेंसिक के विषय में उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, तो आज फॉरेंसिक का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अपराध स्थल उपकरण, एकीकृत मॉड्यूल, अपराध स्थल उपकरण जैसे SAE, CK और लेजर मापन इकाइयों, किटों, 360 डिग्री लेजर स्कैनिंग कैमरे, ड्रोन स्केचिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अकादमी ने इस पर भी प्रशिक्षण देने का पुरजोर रूप से काम कर रहा है और इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। एकीकृत मॉड्यूल का भी इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है महोदय। बायोमेट्रिक प्रशिक्षण जैसे AFIS CC फुटेज के माध्यम से चेहरे की पहचान, रेटिना स्कैन, चाल विश्लेषण, यह भी फॉरेंसिक का एक बड़ा पार्ट है। इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल अकादमी ने किया है। विशिष्ट फॉरेंसिक मॉड्यूल, उन्नत साक्ष्य प्रबंधन और इंटरैक्टिव प्रणाली में व्यवहारिक अभ्यास, अपराध स्थल पहुंच, घायल या मृत पीड़ितों को उचित देखभाल, प्रतिक्रिया, व्यवस्थित खोज, भौतिक साक्ष्यों को संभालना और फॉरेंसिक फोटोग्राफी के माध्यम से घटना स्थल का दस्तावेजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण अकादमी ने प्रारंभ किया है। Thank you, Speaker, sir. See, because of the increasing unemployment and the highest prices of gold and property, and also the advancement of science and technology, the crime rate is higher day by day. In order to combat these crimes, we also have to update ourselves second by second. I went through the answers and the relevant topics are covered as drones, challenges in border management, terrorism, cyber security, cyber crime and all those things. Is the government keen in expanding the curriculum in human trafficking, especially used for flesh trade, domestic slavery and also organ theft? Moreover, narcotics also is an important subject. Is the government keen in expanding the curriculum in these subjects? Thank you very much, sir. उत्तर जो प्रश्न था, मूल प्रश्न, उसके उत्तर में इन सब बातों को रखा गया है। लेकिन जो भी अपराध का प्रकार महोदय बता रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से किसी भी स्वभाव का अपराध हो, उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से हम उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने का हम प्रयास करते हैं। और जो भी समस्याएं, जिस अपराध के रूप को लेकर कोई अपराधी आता है, हम उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई करते हैं। और I4C से लेकर आप अभी अपना जो CCTNS है, वह यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार के अपराधों की पहचान करनी हो या फिर उस अपराधों पे कार्रवाई कानून के हिसाब से करनी हो, तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मॉड्यूल है,
एनजीओ के साथ इसको हम समन्वय करके इसको हम करते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आज यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हम सीमाओं को चौकस किए हैं, कानून का जितना उपयोग कर हम पुलिस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या भारत सरकार की सभी एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर उस पर हम लगाते हैं, तो आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफ़ी कमी आई है। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 माननीय श्री ईश्वर स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 123 माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापटल पर रख दिया गया है। माननीय ऑनरेबल मेंबर। நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2022ஆம் ஆண்டு ராஜ்யசபாவில் அளிக்கப்பட்ட பதிலில் 2019-21ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அபாயகரமான தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களின் குழந்தைகளுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு எந்த நிதியும் பெறவில்லை என்று அமைச்சகம் கூறியது. இந்த திட்டம் எஸ்சி மாணவர்களுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டு எஸ்சி மற்றும் பிறருக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டமாக மாறியது. 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் புதிய இணைக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கான நிதி மற்றும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையின் புள்ளி விவரங்கள் மாறிவிட்டன. அதன் அடிப்படையில் இந்த இரண்டு திட்டங்களும் இணைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன மற்றும் இந்த புதிய திட்டம் அபாயகரமான அல்லது தூய்மையற்ற தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலரின் குழந்தைகளுக்கு பொருந்துமா மற்றும் அதன் விவரங்கள் என்ன? மேலும் அபாயகரமான தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் குழந்தைகளுக்கு மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் மற்றும் இல்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, खतरनाक कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए छात्रावास के बारे में, योजना के बारे में, उनकी छात्रवृत्ति के बारे में। सरकार ऐसे सारे बच्चों के लिए और इसके साथ ही साथ कोविड काल के दौरान जिन बच्चों के माता या पिता का निधन हो गया था, दोनों का हो गया, दोनों में से किसी एक का हो गया, ऐसे बच्चों के लिए भी कोविड के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, उन बच्चों को शिक्षा निरंतर रूप से जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर फंड प्रारंभ किया गया। और जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की चर्चा माननीय सदस्य के द्वारा की गई है, वो अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को दी जाती है। इसके साथ ही साथ ओबीसी के छात्रों को भी दी जाती है। टीएनटी ईबीसी के छात्रों को भी, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को, उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान किया जाने का प्रावधान किया गया है। और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक में 21-22 से 24-25 तक 26,57,123 छात्रों के लिए 2,899.8 करोड़ रुपया दिया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 2022-23 से 24-25 तक 10,40,619 छात्रों के लिए 219.42 करोड़ रुपया दिया गया। इसी तरह से पीएम यशस्वी योजना में हमारे ओबीसी ईबीसी डीएनटी के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से तमिलनाडु राज्य में 2021 से 25-26 तक 151 करोड़ 57,32,000 रुपये की राशि 21.89 लाख छात्रों को प्रदान की गई। और पोस्ट मैट्रिक योजना में 1920-21 से 1925-26 तक 637.30 करोड़ रुपये की राशि 20.62 लाख छात्रों को प्रदान की गई। Honorable member, supplementary. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தகவல் அறிவு உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு அமைச்சகம் அளித்த பதிலின்படி பிரதான் மந்திரி ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு இன்னும் ரூபாய் 184.23 கோடி நிதி கிடைக்கவில்லை. கூடுதலாக 2020-21ஆம் ஆண்டில்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலத்திற்கு எந்த நிதியும் கிடைக்கவில்லை. இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுக்கு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட முழு தொகையும் பெறவில்லை என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு தெரியுமா? அப்படியானால் இதற்கான காரணங்கள் மற்றும் இதை நிவர்த்தி செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களை அறிய விரும்புகிறேன். மேலும் ஒன்றிய அரசு 25-26ஆம் ஆண்டில் 4 புதிய NGOக்களுக்கு முதியோர் இல்லம் அமைக்கவும் அதை முறைப்படி பராமரிக்கவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இதற்காக எவ்வளவு தொகை ஒன்றிய அரசு அளித்துள்ளது? அந்த 4 NGOக்களின் பெயர் என்ன? அது எங்கு அமைய இருக்கின்றது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, तमिलनाडु राज्य की कुल जनसंख्या 7,21,47,030 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 1,44,38,445 है, जो कुल जनसंख्या का 20.1% है। और तमिलनाडु देश के उन 5 टॉप राज्यों में से है जहां पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्णतः राशि उठाई गई है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में तमिलनाडु में 2021-22 से अब तक आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 555.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और तमिलनाडु में 2915 गांव 2918 गांव में से 2915 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। वहां पर 6,821 कार्य किए गए और 32.81 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। उन्होंने जो 4 NGO के संबंध में प्रश्न उठाया है, वो 4 NGO की सूची और स्थानों के बारे में उनको अवगत करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अनुदान सहायता के अंतर्गत 1921 से 2022 तक कृषि मृदा संरक्षण, खाद्य संस्करण, पशुपालन आदि योजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार को 358.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और इससे 22,700 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक में इसी में आदर्श ग्राम योजना में 2021-22 से अब तक तमिलनाडु में 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, 4 छात्रावास स्वीकृत हुए और 300 छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो रही है। श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकरण के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड से किस तरह की मदद दी जा रही है? तमिलनाडु का पूछ रहे हो, बिहार का पूछ रहे हो आप? सर, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो पूरे देश की बात है। अच्छा, मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूलतः तमिलनाडु का है और वेंचर कैपिटल फंड योजना से तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 से 2025-26 तक कुल 7 लाभार्थी कंपनियों को 29.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 17.4 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। और असीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 6 लाभार्थी कंपनियों को 1.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 0.36 करोड़ की राशि वितरित भी की गई है। और वेंचर कैपिटल फंड BC के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड OBC के लिए तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाभार्थी कंपनी को 6.89 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 5.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय मंत्री से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों को प्रदान करने के लिए चलाई जा रही ADP योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में कितने लाभार्थियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए गए तथा कितनी राशि उपयोग की गई, ये माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या तमिलनाडु तक विस्तार कर रहे हो क्या? सर, पूरे देश में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी।
आज सदन के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न तमिलनाडु का है, लेकिन उसके संबंध में सप्लीमेंट्री बने बिहार के सदस्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार होता हुआ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस भावना को लेकर माननीय सदस्य ने तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण के संबंध में प्रश्न उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत की गई थी, ये तमिल की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल हुई थी, ये सामाजिक समरसता का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिकता का ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हमारे तमिलनाडु के प्रश्न पर हमारे बाकी राज्यों के भी माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें सहभागिता जोड़ी जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस सदन के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, इस सदन का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस सदन के जब लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में भी तमिलनाडु से संत यहाँ पर आए थे और उन संतों की गरिमा में उपस्थिति में इस भवन का भूमि पूजन भी हुआ था और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तो सामाजिक समरसता के उस भाव को लेकर चल रहे हैं जो तिरुवल्लुवर संत जी को उतने ही सम्मान के साथ में केवल तमिलनाडु में नहीं, पूरे देश में उनके द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में अध्ययन पूरे देश की जनता करती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। माननीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया, तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में एडिप योजना से कितने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण हुआ, उससे कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए, कितनी राशि दी गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए एडिप योजना के अंतर्गत जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से यंत्र उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी दैनंदिन गतिविधियां ठीक ढंग से कर सकें। उनके दिव्यांगताओं को प्रभाव को कम करके, उनकी क्षमता को बढ़ा करके, उनके अंदर स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। और तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक दौरान 376 शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों के माध्यम से 45.68 करोड़ रुपए की लागत से 57,773 लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ये 2021 में 50 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 8,407 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। हनुमान जी, आप जवाब दीजिए। 2021-22 में 50 शिविर आयोजित किए गए, 22-23 में 71, 23-24 में 86, 24-25 में 54 और 2025-26 तक अब तक 21 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 376 शिविरों के माध्यम से 57,773 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 45,68 लाख की राशि से इन सबको लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से भी हमारे ऐसे सीनियर वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं और गरीबी रेखा की सूची के नीचे रहते हैं, इनके लिए भी उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से 1559 वरिष्ठ नागरिकों को 4,753 सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें कैंप और वॉक इन सेंटर से भी वितरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि। Thank you, sir. So, question number 124. उत्तर सभा पटल So, I'd like to know, in the reply the minister has given us, the funds for Tamil Nadu has been decreasing. In 17-18, it was around 731 crores. The next year, it was around 800 crores. But this year, it is only around 400 crores. I'd like to know why, what are the reasons the funds have been reduced, and whether the government is aware that states are not being fully given their allocated funds,
in many states, the funds have been reduced. It's just not Tamil Nadu. And what are the monitoring mechanisms in place to ensure that the states receive the full funds? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायतों में कैसे बढ़ाया जाए उससे, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि घटी। नहीं, पंचायतों को दी जाने वाली राशि कभी नहीं घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग जितनी राशि देता है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। 90% राशि हम आबादी के आधार पर देते हैं और 10% राशि हम जो क्षेत्रफल है राज्य का उसके आधार पर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर जो 13वें वित्त आयोग का साइकिल था 2010 से 2015, उसमें 176 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के दर से दिया जाता था और 11 साल के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में, 15वें वित्त आयोग में मोदी जी के शासनकाल में 674 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया गया। यह 4 गुना की बढ़ोतरी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा। हाँ, राज्यों को जो पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसके कई क्राइटेरिया हैं और उन क्राइटेरिया को जो राज्य पालन नहीं करता है उसको हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देते। जैसे उसका काम है कि पंचायतों में चुनाव होना चाहिए, अगर पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ तो हम राशि नहीं देंगे। यह संविधान के मुताबिक जो पंचायत का 243G में जो प्रावधान है उसके मुताबिक है। जिन राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बना है वहां हम फंड रिलीज नहीं करते हैं। तो ये कई क्राइटेरिया है, जहां राज्य अगर नहीं देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही जारी करते हैं। Sir, I'd just like to tell the Minister that we have held elections and we have a state finance commission in Tamil Nadu. So I just like if we can, yeah, we are. Second question. And the second question is that the states shall receive grants only after that they are fully digitized. That is one of the conditions you've given, that panchayats have to be digitized. But already the panchayats are underfunded. So adding and making this a condition to give them funds are already, this is already putting pressure on the already starved, these underfunded panchayat bodies. You're actually adding something, which they cannot deal with at the pace you expect. So you should have some consideration about that. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह परिकल्पना है कि हमारा पंचायत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हमारा पंचायत जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई। उसमें एक योजना पारदर्शिता भी। पारदर्शिता पंचायतों को बरतनी होगी। जो भारत सरकार पैसा देती है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जो ट्रेनिंग के लिए हम पैसा देते हैं, ये सारे चीज पर अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तो हम राशि कैसे रिलीज कर सकते हैं। उसको भी केंद्र की सरकार को भी कई वित्तीय बंधनों के साथ जुड़ा है। अब अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पर्श मॉड्यूल बनाया। उस स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपलोड करना है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको उसमें अपलोड करना है, तभी निधि जारी होगी। हम उम्मीद करते हैं, जैसे माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की बात, हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस जुलाई महीने में आया है। अब जुलाई महीने में आया है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। Thank you very much, Mr. Chairman.
I've read the Honourable Minister's reply, and he mentions the Samarth scheme, which is a Panchayat portal, a dedicated digital platform. The problem is, according to the information we've been able to collect, sir, a large number of states do not have an online system for updating and recording land ownership. So the first problem is, you expect them to benefit from a portal. There's not only Samarth, there's also the Swamitva, the survey of villages and mapping with improvised technology. The problem we have here is, sir, that has the ministry taken any steps to strengthen technology, to provide last-mile connectivity to the Gram Panchayats, and to train the Panchayat officers on how to use this? Because in the absence of that, if you are counting on digitization to improve the own source revenue, and they don't have the capacity to actually use the digital stuff, how is it going to change? We have your own answer says per capita is only 59 rupees in the country. Per capita income generation in panchayats is 59 rupees. If you realize we have 2.25 lakh gram panchayats in the country, that's literally half a lakh a year coming to these panchayats. So make it easier for them by giving them systematic training from the central government. Not every state is equal. We're okay in Kerala, but in many other states there are problems, sir. Thank you, Mr. Speaker. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा एक तो कि ये पूरा पंचायत का पूरा प्रबंधन जो है राज्य का विषय है और यह पूर्णतः राज्य के अधीन है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को राशि देती है, राज्य अपनी राशि राज्य अपने पंचायतों को देते हैं। पोर्टल की भी सुविधा है। क्षमता निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हम लोगों ने चलाया है। उस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने कई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम, ताकि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायतों में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इसके लिए IIM अहमदाबाद के साथ एक मॉड्यूल भी बनाया गया है। उस मॉड्यूल को हम लोग राज्यों को भेज रहे हैं। हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेंड कर चुके हैं, राज्यों को भी ट्रेंड, लेकिन ये सारा काम तो करना है राज्यों को। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार की भी योजना चला रहे हैं। जो पंचायत अच्छा काम करता है, जो पंचायत बेहतर काम करता है, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और पोर्टल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का भी अभियान चलाया है। तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो सूचना प्रणाली है वो मजबूत होगी। डॉक्टर काकोली घोष। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, আমাকে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যে কোনো রাজ্যে সঠিকভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার গরিব মানুষ যারা পশ্চিম বাংলায় আছে তাদের সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও এবং এখান থেকে 64 বার পর্যবেক্ষক দল গিয়ে সঠিক জবাব পাওয়া সত্ত্বেও সেই পঞ্চায়েতের গরিব মানুষদের প্রায় 7000 কোটি টাকা কেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিচ্ছে না? থ্যাংক ইউ। अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे पंचायत से संबंधित नहीं है। यह विषय माननीय शिवराज जी के मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन बंगाल एक विशेष तौर का राज्य, जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता है, वहां सिर्फ बंगाल का कायदा कानून चलता है। आप जरा देश का कायदा कानून वहां चलाइए, बंगाल को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को भी इस देश का अंग मान के चलते हैं। और बंगाल के और अध्यक्ष महोदय, बंगाल के गरीबों का हितैषी बंगाल की सरकार नहीं है। श्री अब्दुल रशीद शेख। सर, आपका शुक्रिया। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं अपने मिनिस्टर साहब को कि गाँव जो हैं, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, वहाँ पंचायतें ही सब कुछ देखती हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी है कि जो जंगल हमारे हैं, जंगलों में अरबों रुपए की लकड़ी पड़ी है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच नहीं पाता है नॉन अप्रोचेबल रोड से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस पर विचार करें कि वहाँ की जो लकड़ी है वो पंचायत एक्सट्रैक्ट करें जो नीचे गिरी हुई है, जो ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, ड्यू टू शेलिंग या बाकी चीज़ें, ड्यू टू बैड वेदर, तो वो लकड़ी उसको फिर वहाँ से बाहर निकाल कर पंचायतों के डिस्पोजल पर रखा जाए ताकि पंचायतों को रिसोर्सेज मिलें और उसका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह वन विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। वन विभाग के अलग अपने नियम, कायदा, कानून है। बेहतर होगा हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वन विभाग से अगला बार प्रश्न करें, वो उसका उचित उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 125 हनुमान बेनीवाल। माननीय मंत्री जी 125 क्वेश्चन नंबर 125। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जुड़ा मामला इसलिए नंबर आ गया। देखिए साहब, किसानों की दुआ मुझे लगेगी और मंत्री जी भी पहली बार जवाब दे रहे हैं। पहले फसल बीमा 5 तरह से होता था अध्यक्ष महोदय, 5 स्टेज का। मैं दोनों सवाल सप्लीमेंट्री एक एक करके पूछ लेता है। दोनों आप बताएं, समय कम है। दोनों एक साथ पूछ लूं, जवाब दे देंगे। एक निवेदन था सर मेरा, दिल्ली सरकार और स्टेट दोनों 50% जो बीमित होता है उनको आप फसल बीमा का क्लेम देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक निश्चित जो तिथि होती है, आप जब खरीफ की फसल हो या रबी, दोनों इस सीजन में किसानों को फसल बीमा करवाने की निश्चित तिथि जो आप देते हैं, उसमें प्रीमियम की राशि तो आप ले लेते हैं किसान से एक निश्चित तिथि के अंदर, लेकिन जब वापस देना पड़ता है तब आप कहते हैं कि राज्य सरकार एजेंसियां राज्य सरकार ही देगी। एक तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकारों, बैंकों को आप निर्देशित करें कि किसानों को समय पे जो आप बीमित करें उनको क्लेम मिले, और दूसरा एक पटवार मंडल की जगह खेत को इकाई माने। एक मेरा अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल मैं वो भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मेरा सवाल है सर, पूछ लेता हूँ साथ ही माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है और एक परिवर्तन उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती, तो अब निर्धारित तिथि के 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देर होती है। कुछ सरकार तो ऐसी हुई जिनने शेयर कह दिया कि हम किसान का देंगे और दिया ही नहीं। जैसे आंध्र में जगन जी की सरकार थी तो मामला अटक गया था। अब हमने ये तय कर दिया कि राज्य सरकार अपना शेयर दे ना दे, केंद्र सरकार अपना शेयर डाल देगी और राज्य सरकार भी शेयर देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा और किसान के खाते में वो डाला जाएगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी तय कर दिया है कि जो राज्य सरकारें लोकप्रिय निर्णय ऐसे करते हैं कि हम देंगे किसान का पैसा, वो किसान का पैसा निर्धारित अवधि के अंदर उनको देना पड़ेगा। कई बार देते नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन की सरकार ने 3 साल दिया ही नहीं, किसान फंस गया, लेकिन वो भी अब निश्चित समय सीमा में उनको देना होगा, तभी बीमा माना जाएगा। पूरा जवाब दे दो मंत्री जी, 1 मिनट बचा है। वो पूछ ले, एक सवाल और तो पूछ ले। पूरा ही बोल दो इस पे ही। क्या पूछिए, आप उनको डायरेक्शन दे सकते, आप क्या पूछना है आप पूछ ले, मैं दे दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, मेरा किसानों का मामला सर, आप भी राजस्थान से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि बीमा कंपनी ने सर्वेयर काफी कम संख्या में लगा रखे हैं और बिना सर्वेयर के अगर कहीं फसल खराब हो जाती है, पटवारी वगैरह कर देते हैं, तो कह रहे सर्वेयर के अनुपस्थिति में हुआ तो ये आदेश फरमाएं बिना, या तो सर्वेयर पूरे लगाए आप गांव जहां स्थित बहुत कम संख्या के अंदर सर्वेयर है, तो इसको आप क्लियर करें सर। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये मोदी जी की सरकार है। अब हमने सर्वेयर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उनकी उपस्थिति में होता था, दिक्कत आती थी। अब इस सरकार ने यस टैग प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम फसल का आकलन करेंगे। कोई आदमी बीच में नहीं होगा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर देता था। अब डिजिटली हम फसल की क्षति का आकलन करेंगे और उसके आधार पर पूरा का पूरा भरपाई किसान की फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकारों से, जब तक, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था लागू कर दी है, जहां जरूरत पड़ेगी वह सर्वेयर बढ़ाने का भी कहेंगे। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री जी श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। की अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी। इसे मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास जी। Respected Speaker, Madam, I lay the papers on the table of the House pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name as serial number 9 in the revised list of business for today, the 29th July 2025. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा जी। Honorable Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name At serial number 10 as per today's revised list of business. आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। लाइट नहीं चलिए इधर आएगी। चलो दोबारा पढ़ देता हूँ जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या नंबर 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 26, 23, 28 के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के आगे अंकित सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अस्थायी समिति का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्रीमती के कनिमोजी जी।
I rise to present the 9th and 10th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of businesses. Thank you. आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका जी। रमाशंकर जी। माननीय सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभापति महोदया। सर, आई राइज टू प्रेजेंट द 15th report Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development, Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। मैं आपकी अनुमति से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगे 2025-26 मांग संख्या 10 पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की 189 रिपोर्ट में निहित सिफारिशें टिप्पणियों का कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देता हूं। आइटम नंबर 16 माननीय मंत्री डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Madam, in pursuance of Direction 73 of the Honorable Speaker, Lok Sabha, I would like to make the statement showing status of implementation of the recommendations contained in second report and 66th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj pertaining to demand for grants 24-25 and demand for grants 2025-26 of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 16 in today's revised list of business. आइटम नंबर 17 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 17 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध वक्तव्य को सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा, जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से
गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा
दाचिकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था
कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स है भाई? आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा, और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा, और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर ए तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि ये लोग देश छोड़कर भाग न जाए, और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई, और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया, और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरण से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी, जो
2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखो को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और जब चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है। मान्यवर, और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है और अब उसकी एफएसएल की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं मान्यवर। ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था और अब जो पकड़े गए हैं, इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। अब मान्यवर, कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई, जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ है। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया, जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब, किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है।
अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर, मान्यवर, अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर, मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा। क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर,
मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंगबर्ग और अब्बास कैंप कोटली। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया।
एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा ही है, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया, मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख, याकूब मलिक जेएम पदाधिकारी, मोहम्मद हमसा जमील जेएम ऑपरेटिव, मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जैसे मोहम्मद का आमिर, मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था फिर मारा गया, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ, अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। और मान्यवर, ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का काम। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप? इस पर भी गर्व नहीं कर सकते? मान्यवर, 7 मई को 1:26 पर 22 मिनट पर ये हमारा काम समाप्त हो गया। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई, हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त। मान्यवर, अब देखिए, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई, टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे, और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया, और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है।
ये पूरी तरह से मान्यवर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी, राजनाथ जी, मोदी जी, एनएसए, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। नूर खान चकलाला एयरबेस तोड़ दिया गया, मुरीद तोड़ दिया गया, सुगुर्दा तोड़ दिया गया, रफीकी तोड़ दिया गया, रहीम यार खान तोड़ दिया गया, जकोबाबाद तोड़ दिया गया, सुक्कुर और भोलारी भी तोड़ दिए। और सुक्कुर, लाहौर, अरिफवाला, चुनेन, जकोकाबाद और नया चोर, ये 6 रडार सिस्टम भी उनके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। 2 सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन लाहौर और ओकारा में इनका जखीरा भी समाप्त कर दिया गया। और मान्यवर ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते, दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया।
मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की, और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42%, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था। 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेक शॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के, इन्होंने कहा कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। अब जो शब्द है, मैं आप कोट अनकोट है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लोग गुस्सा न हो सकते। आई टोल्ड हर इनटू ब्रैकेट इंदिरा गांधी, इंदिरा जी को कहा दैट ही इनटू ब्रैकेट भुट्टो के लिए, ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। समझ में आता है? ये फील्ड मार्शल साहब ने कहा है मान्यवर, और ये हमें सिखा रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है साहब। देखिए क्या होता है। मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदम्बरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है। देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मान्यवर, मैं अब मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी आधा भी नहीं हुआ है, जरा सुनो। मान्यवर, 62 के चिन्ह में क्या हुआ, 62 के युद्ध में क्या हुआ? मान्य, ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया।
और वर्ग किलोमीटर ही बोला, वर्ग किलोमीटर। और मान्यवर ऐसी ही चर्चा उस वक्त सदन में हुई। मैं तो बड़ी गंभीरता से जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह बेच दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और कल गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या क्या था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर, मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर, 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 मुझे मालूम है पूरे आसाम को पता है, इसीलिए तो वो विरोध पक्ष में बैठे वहां पर आसाम में, पूरे आसाम को पता है। और मान्यवर, 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 जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मान्यवर, मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पर से एक जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र को कोट करना चाहता हूं। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, मगर सुरक्षा परिषद को नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत को लेना चाहिए। यह अमेरिका का प्रस्ताव था। नेहरू जी ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और मान्यवर, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। अब कहते नहीं है कि एमओयू में क्या था, ये तो बताओ भाई, क्या एमओयू किया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने? और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। मान्यवर, मान्यवर, मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे
शर्म अल शेख सम्मेलन का, बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? कांग्रेस। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं
कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2004 से 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते हैं मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर, हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। अरे हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना आपका, जवाब दे रहे हैं आपका। पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना। तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर, ये कहते हैं साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ, प्लीज बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं, पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज
बैठ जाओ। मान्यवर, ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाया गया, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादा बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर, मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर, अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हो? मान्यवर, मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25 10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं, हमने संचार साधन बसाए हैं, और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बन गए। हमने, एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे, पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं, 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल
उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई, लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की किए हैं। और परिणाम क्या है मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। मान्यवर, परिणाम आया है। पहले ऑर्गेनाइज टाउन पेल्टिंग साल की 2654 होती थी एवरेज इनकेस में। कितनी मान्यवर? 2654 पथराव होते हैं, 2024 में 0 हो गया। मान्यवर, ऑर्गेनाइज हड़ताल पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है, घाटी में भी हिम्मत नहीं है। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी। अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। मानव टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी, 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर, जख्मी होते थे 6235 लोग टाउन पेल्टिंग में, आज 0। मान्यवर, आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे, और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था, और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ बात। मान्यवर, चुनाव के दौरान डर का माहौल होता था, अब 98.3% मतदान हुआ पंचायत चुनाव। कांग्रेस की बंद बहिष्कार का समय बंद हो गया। सेपरेटिस्ट बात करना चाहते थे, अब वो नहीं कर सकते। और मान्यवर, 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज्ब उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमिन अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गो गई आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं,
और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी, आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं, मान्यवर मैं समझ रहा हूं, पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं, पोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं, टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को एक कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मानवर, इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मानवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है, और वो हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती के कनिमोजी, आप उसके बाद। Thank you, sir. I take this opportunity. Sir, the house is not in order. हो जाएगा। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज। Thank you, sir. I take this opportunity to thank my party for giving me this opportunity to speak on this very important issue. And I like to say, the Home Minister in his speech pointed out saying, he made it sound like we are less patriotic. We have never failed this nation. Yes. So DMK was the first party which took out a rally at the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. Muthuvel Karunanidhi Stalin was the first Chief Minister to take out a rally in support of our defense forces. After sir, speaking, you can't just go, sir. After speaking, you just can't go. Sir, I'd like to bring to the attention of this House that when you call for an all-party leaders meeting, the leaders from the opposition parties came to the meeting and said that we stand with you. Yes. Yeah. We stood with this country. You are against us. I think you go back, reinvent history in all your speeches. I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. But I should thank you for that. Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji, because, you know, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today. Even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader, that
students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. Sir, I also like to take this opportunity to thank the government for sending delegations out and giving opportunity to me to lead a delegation. The minister is here. Honourable member, please, just a minute, Please, other members, please be seated. Please be seated. माननीय सदस्यगण सब लोग बैठ जाइए. माननीय सदस्यगण सब बैठ जाइए सब. Please. No. You are not allowed. No. You are not allowed, Tagore sahab. Please, madam, start. Please be seated. Please start. Sir, I think for the first time, the BJP has shown some confidence in the opposition, and they have sent us out as leaders of delegations, as part of delegation, to represent this country. I thank them. But also I would like to say, if an opportunity to lead these delegations did not arise, we would have been happier and more grateful. Why did these delegations have to go? Why did these attacks have to happen? Sir, some opportunities are not to be celebrated, but to be mourned. For they arise where peace has failed us. Absolutely. And it stems from the deepest of pain. Absolutely. We had to go on these delegations because peace has failed us. And you had failed the people of India. Yes. Absolutely. Sir, today it's become a blame game. Even the Home Minister in his speech was only intent and only concentrating on blaming the opposition. You should understand, and as you proudly say, you are here in power the third term. And yesterday, the Home Minister in one of his interventions said that we are going to be here for another 20 years. We don't mind being here for another 20 years. In democracy, the people are the greatest and they are the supreme power. If people want to keep us here, we will bow our head in front of them and stay here. But it should not be the Election Commission and SIR which is keeping us here. And we need to protect democracy. I hope that the next discussion will be about protecting democracy and the election system in this country. Sir, you keep talking about, the Prime Minister was there in Tamil Nadu. Suddenly they've discovered, before every election they discover great love and pride in Tamil culture. But just a few months before that, they do not want to accept the greatness of the Keeladi findings. You do not want us to talk about the greatness of Tamil Nadu, where our Chief Minister says that from Tamil Nadu is where the history of India shall be written. But you came to Gangaikonda Cholapuram. Remember the name. Gangaikonda Cholapuram. Gangaiயை கொண்டவனவன். கங்கையை வென்றவனவன். தமிழன் கங்கையை வெல்லுவான். நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Sir, you keep saying that you are Vishwaguru. I want to know, what did the Vishwaguru, every time there is an attack, this is not the first time. Just this year, in May 24, in Jaipur, there was an attack. Again, pilgrims, because of 33 of them were injured and 9 people died because of terrorist attack. Again, in October, there was an attack. In November, there was an attack in Srinagar. And in April, Pahalgam. In Pulwama, they brought 240 kgs of RDX. We don't have any answers. Every time there is an attack, you say it will not happen again. What has the Vishwaguru learnt? Vishwaguru is not teaching anybody anything. But what have you learnt? You have not even learnt humility.
When Mumbai attacks happened, the Prime Minister of this country came out and apologized to the people of this country, saying that this should not have happened and we should have prevented it. Learn the humility from him. He is no more. Who takes responsibility for what happened to the people in Pahalgam? They were innocent tourists. They believed you, trusted you, and came there thinking it is a safe place. But they lost their lives, their loved ones. Have you reached out to these victims actually? What compensation has the union government given them? Everything, responsibility is shifted to the state governments. It's the state governments who have to take care of them. What has the union government done? Nothing. When we went to Spain, it was so heartening to see that the government was supporting NGOs, organizations, which were taking care of more than 4,000 terror victims. These terror victims are not only the people who die or lose limbs. It is the families. It is their children. The pain is there for generations. What have you done for the terror victims of this country? Do we have such organizations? Do we have such support groups? But even if there are support groups, you will say the funding is coming from somewhere, something else. It is some religious conversion, and you will be arresting people. You will not be supporting it. So, the Home Minister, when he spoke about what great achievements they've made in Jammu and Kashmir. I'd like to know, what was the department doing when the RAW and IB, they said that there were suspicious activities there. They were terrorists trying to recce and find out what is happening. There were movements. But nothing was taken seriously. Why did we let it slip? And a US-based company was getting repeated requests for maps of that place. And one of the companies which were making the request was from Pakistan. That should have raised a red flag. How did you miss that? You can't keep talking about Operation Sindoor and make us forget all these questions. This is a failure on your government to protect the people. Don't go back and keep blaming something which happened 100 years ago, 50 years ago, 25 years ago. Talk about today. The government is in your hands. You are responsible for the people of this country. Why did you not protect them? Why did you fail? You made Kashmir into a union territory. But you've cut the budget for the policing there by 464 crores. It is a territory which has to be protected. And over 8 years, there's a delay in posting 4,000 constables. What kind of protection are we talking about? What kind of security are we talking about? And we all believe that, tourism, because Kashmir depends on tourism. The Chief Minister was so happy that, again, there is tourists coming there. But people invested in hotels, in restaurants, in homestays, so that tourists will come and they will have a better life. But today, 13 lakh bookings have been cancelled. What happens to the life of these people who've taken bank loans, who borrowed and invested? How are you compensating them? Do you even care about them? So I'd like to remind you that India stood together. I give you credit for sending us. We would not think which religion we belong to, which language we spoke, which party we came from, east, west, south, north, nothing. But
we stood with you. The opposition stood with you. The soldiers. With the soldiers, with you, with the country. We had Muslims in the delegation. We had Christians in the delegations. We had atheists in the delegation. We have, people from different parts of this country. We all went together and stood for India. You realized this when you had to convince the international community. But why is your politics in India so divisive? Very good. Why are you dividing this country by your politics? Why are you basing it on religion? Sir, the hate speeches by your own leaders has gone up by 74%. And any media which brings it to notice is against India. Anybody who asks questions against you are anti-national, Naxals. Any media house outside the country or within the country questions you, raises a doubt, we are against this nation. Why? Why do you want to divide this nation? We want this nation to be one. Yes, yes. You should decide whether you want it to be one or not. Don't divide us. Unity is our strength, and we shall stand together. I want to know, what did you do to a minister who shamed Sofia Qureshi? Madhya Pradesh. A minister from Madhya Pradesh BJP. said something atrocious against a person who has given her life to protect this country. And another member of the BJP, he shames the victims, saying they did not have the spirit of warriors. Who decides what is the spirit of a warrior? What action have you taken against these people? Nothing. Has any leader condemned them? No. Your own officer, Mr. Vikram Mistry, his family was trolled, condemned, insulted. Did somebody come out in support? No. Our own officers. Sir, you should understand that dividing this country, not standing by its people when they need them, is not what we expect out of a government. When we stand by you, and yet you do not trust us, you do not believe us. After Operation Sindoor, before the Operation Sindoor, everybody came together, said we stand by you. After that, we all went, rallied behind you and said we justify what the government did. We stand by the government of India. Have you ever invited the leaders from the opposition after that and explained to us what happened? I want to believe you. I do not. உங்களை நான் எந்த விதத்திலையும் ஏத்துக்க தயாராக இல்லை. உங்களுடைய ஐடியாலஜியாக இருக்கட்டும், நீங்க இந்த நாட்டில் விதைக்கக்கூடிய விஷ விதைகளாக இருக்கட்டும், அவை வேறறுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே எனக்கு இருவேறு கருத்துக்கள் கிடையாது. ஆனால் இந்த நாடு என்று வரும் பொழுது இந்த நாட்டின் இறையாண்மையை நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இன்னொரு நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் குறைந்தபட்சம் 25 முறை இந்த பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வந்தது நான் என்று சொல்கிறார். I don't want to believe him. I want to believe you. But what narrative have you set for me to believe? I want to believe you. I want to believe my government. You don't want us to believe. But he has said it 25 times. What reply have you given? Nothing. Why do we have to just suffer in silence and take it? Is this your foreign policy? Our Prime Minister has traveled to practically every country in the world.
I mean, he's practically not here. Even when Parliament is functioning, he's not here. That is how it is. And we have a person from Foreign Service as our minister, External Affairs Minister. He speaks very well. But what have we achieved when it comes to diplomacy? Even Pakistan had 2 countries supporting him. Has anybody come out openly and condemned what Pakistan did in this soil and continues to do? Is this your foreign policy? Do you have no friends? Why is it that we do not have any friendly neighbors, we don't have any fair weather friends, we don't have anybody to come out and openly support us and condemn a country which is sponsoring terrorism against India? Haven't you failed? Yes. In your diplomacy? To bring examples from Tamil Nadu, I think you have the best relationship with Sri Lanka today. You even landed a amazing deal for one of your friends, which the Congress, I think, sadly is not capable of doing when it was in power. But you have achieved that. But still, our fishermen get arrested every day, and our chief minister has to write to you. Their boats are not released. Why can't you use your good offices for the people of this country and not only for your friends? Yes, Is this not a failure in your diplomacy? yes. Sir, and you talk about technology, you talk about all your achievements. Are we actually prepared to face war? Nobody wants war. போர் என்பது மனிதர்களுக்கு மனித இனத்திற்கு எதிரான ஒன்று. We don't want war. But it doesn't mean we have to be unprepared. You should understand your own officers, your own defense officers have said we have to upgrade. The standing committee has recommended 3% of the budget should go for defense. But where are we? Not even 2%. This world is not such a peaceful place that we don't have to be protected, that we don't have to take care of our people, our security. You are not prepared. Today war is becoming drone attacks. Are you prepared? They were drones. Are you prepared? Have you upgraded? Our war was just not against Pakistan. Our war was much more than that, and I hope and I'm sure you realize it. There was a bigger country fighting a proxy war and supporting them. Are we prepared to face them? Should we not upgrade, understand, and be prepared to face them? And I'd like to end my speech saying that the Vishwaguru has failed us. The Vishwaguru has not learnt any lessons. The Vishwaguru has not taught any lessons. The only thing this government, I can call this government an extension government, because all the officers are on extension. You don't trust your own officers. Everybody, if it is a RAW, extension. If it is a IB, extension. ED, extension. What is the need? Don't you trust the second rank of your officers, second line of your officers? Even the BJP leader. No deputy speaker. No point saying that, I am great. I am the greatest leader in this world. I lead. I'd like to say, valor is not a sword soaked in blood and bloodied victory, but
it is in the silence of a battlefield never summoned. The fiercest leader is not the one who fights to win, but the one in whose presence no war can begin. அப்படிப்பட்ட ஒரு லீடராக, ஒரு அரசனாகத்தான் கங்கை கொண்ட சோழன் இருந்தான். வந்தீர்கள், பாடம் கற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி, वणकम. थैंक यू मैडम, थैंक यू. माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी. माननीय सभापति जी, अभी बोलूँगा मैं. माननीय, मैं बताऊँगा, मैं उस पर ही बोलूँगा. माननीय सभापति, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया. अभी मैं तमिलनाडु के डीएमके की माननीय सदस्य कानिमोझी जी को मैं सुन रहा था और उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी और अभी भी उनको अपनी अच्छी बातों के लिए बधाई मिल रही है. हमें खुशी है इस बात की कि विपक्ष में जो लोग हैं उनको बधाई मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब बोल के जा रहे हैं तो उनके सदस्य भी उन्हें बधाई नहीं दे रहा कोई. अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका भी, और क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात सुनने से मुझे कुछ याद आया. मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं. अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है. मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं. दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी. उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है. कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो. हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया. न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस हैं उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया. और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता. और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है. किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है. जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा. हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं. हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन
पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और अभी जब मैं सुन रहा था और बहुत ही उत्तेजित भाषा में जब जवाब मिल रहा था, उत्तेजित भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए, जनता स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई, आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई, और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था
तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। पहलगांव के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगांव के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का ये जवाब जरूर आए कि फेलियर क्यों हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो प्रचार किया गया वो भी निंदनीय है। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती कि अध्यक्ष महोदय हम और आप सब मिल करके बैठ करके सिंदूर ऑपरेशन पर बहस करें, चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार
किसने रुकवाया? हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आज़ादी के अमृत काल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मंत्री जी हैं, जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमा पर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिरकार पड़ोसी देश कितना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गंभीर नहीं है। समाजवादियों ने हमेशा देश की सरकारों को चिताया है कि असली चुनौती और प्रतिद्वंद्विता किस देश से है, कौन पूर्वोत्तर की सीमाओं में इंक्रोचमेंट कर रहा है। सरकार को ऐसे मामलों में साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए। आज सरहदों के साथ देश के कारोबार को भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर के उसका समाधान करना है, 2 कदम पीछे करने नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों को सुनने में मिलता है, ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों के लिए गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। हमारा व्यापार कारोबार मजबूत होगा तो कोई हमें चुनौती नहीं दे पाएगा। बात केवल $1 ट्रिलियन की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। एक तरफ स्वदेशी की नीति को इस प्रकार सरकार ने ताक पर फ्री ट्रेड की बात की है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की जगह देश को ट्रेडर कंट्री बनाकर छोड़ दिया है। यही देश के बेरोजगारी की वजह भी है। ट्रेडर्स की मुनाफाखोरी और चंदा वसूली की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक मामलों में ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, टंकियां गिर रही हैं और करप्शन जगह जगह लीक होकर के टपक रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस समय पर कि कुल मिलाकर सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर जरूर करना चाहिए। सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर लाने की ज़रूरत है। वो हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि चूक हुई है, क्योंकि हर बार सरकार ये कोशिश करती है कि इन घटनाओं से बच जाएं हम, केवल चूक कहकर करके। केवल हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहाँ तो आतंकवाद का हमेशा खतरा ही रहता है, लेकिन जो दूसरी सीमाएं हमारे देश की जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारे देश को लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आज अपनी सीमा की स्थिति गलवान से पहले की स्थिति तक भी नहीं लौटी है। जो पहले स्थिति थी वहाँ ये सरकार नहीं पहुँच पाई है। वास्तविक में नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बफर जोन जब भारतीय गश्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सेना को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि जब इतने महत्वपूर्ण समय पर बहस हो रही है, तो सरकार अपनी अग्निवीर वाली योजना को वापस लेने का काम करेगी।
जिससे कम से कम सेना की कमी हमें सेना को पूरी की पूरी सेना मिल सके। जनवरी में अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में जब सेना प्रमुख ने से ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब डालते हुए कहा कि गश्ती से जुड़े फैसले अब स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिए गए हैं। जैसे भारत की सीमाओं की पवित्रता अब राजनीतिक नेतृत्व का नहीं बल्कि स्थानीय सेवा अधिकारियों का मामला रह गया है। इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहां लगातार हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट हो रहा है। चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। सुना है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें, डीएपी जैसे उर्वरक और यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियों की रणनीति के तहत उनकी सप्लाई रोकने का काम किया है। जहां हम एक तरफ आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, वहीं हम किस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, ये भी विचार करने का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है, कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है। इसलिए जहां हमें पाकिस्तान से खतरा है, उसकी सीमाओं से हमारा आतंकवाद आ रहा है, वहीं जो उसके पीछे खड़ा हुआ देश चीन, उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम सब समाजवादियों ने कई मौकों पर ये बात रखी और कही कि हमारा खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से। न केवल वो हमारी जमीन छीन रहा है समय समय पर, बल्कि हमारे बाजार को भी छीनने का काम कर रहा है। इस सरकार को कहीं न कहीं आतंकवाद को और पाकिस्तान को लगाम लगाने के लिए 10 या 15 साल का ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि वहां से हमारा कारोबार कम होता चला जाए। और अगर हमारा देश महोदय कारोबार कम नहीं होगा तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी नहीं बना पाएंगे। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो? क्या व्यापार और राजनीति का संबंध ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का लाभ उठाएं? और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है, वो हमारी जमीन और हमारी बाजार दोनों छीन लेगा। मैं अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। और जो बजट डिफेंस का हो वो नॉन लैप्सेबल हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड हो जिससे कि लैप्स ना करे और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। जो हमें कई बार आश्वासन मिलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमें वर्षों क्यों इंतज़ार करना पड़ता है? आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हमारा,
वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट आखिरकार क्यों नहीं होता है, जहां सरकार समय समय पर डिफेंस एक्सपो के नाम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया से ये कहती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आखिरकार डिफेंस एक्सपो के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के बाद कितना डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, और साथ ही साथ जब आत्मनिर्भर की बात हो तो हमारे देश की अपनी रक्षा करने के लिए हमारे अपने लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? यह सरकार इतना क्यों नहीं जोखिम उठा रही कि हम खुद तैयार हों उन चीज़ों को बनाने के लिए? इसलिए मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि जहां पर सेना ने बहुत बहादुरी के साथ अपने पराक्रम के साथ पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है, ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी।
और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को ख़त्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगा करके पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। सही बात। और दूसरा, देश महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं बात खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बोलता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बहुत अच्छा मान रहा था कि आप ही मुझे बुलवा के गए थे। मैं फिर बोलता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है इस देश में? जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था। यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके। और बनाइए, मैं तो कहूंगा कि और बनाइए, मैं तो कह रहा हूं। और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है,
लेकिन उससे ज़्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा क्लैरिफिकेशन, अखिलेश जी ने बोला, मैं उसका भाषण पे नहीं जा रहा हूँ। एक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी। फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन ज़मीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके, श्रीमती चर्चा नहीं होगी सर। इत्फल एक बात बता दीजिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग
बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे। आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का ज़माना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज़ लगातार 1000 से 1500 लोग वहाँ पहुँचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहाँ पहुँचे। वहाँ का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहाँ पहुँचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहाँ से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था
कि यहाँ के को पहुँचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतज़ाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतज़ाम नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहाँ पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम TRF है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक TRF ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने TRF को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला,
पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं।
लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाज़ों का नुकसान नहीं हुआ
तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाज़ों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी माननीय, जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये
तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी शिवसेना और अपने नेता एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर, सर देखिए हाउस ऑर्डर में लाइए सर। 1.5 लाख रुपया दे के आया हूँ, एक दिन के लिए आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? Nobody is speaking। मैं 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए आया हूँ त्योहार से यहाँ तक। मुझे बोलने दीजिए, मैं कश्मीरी हूँ। ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया, लाशें मेरी गिरी। सर देखिए उधर खड़े सब बैठूंगा तो और क्या करूँगा? विशाल बोलिए शिंदे जी, बोलिए शिंदे जी, प्लीज ऑर्डर में सर, प्लीज बैठिए। बोलिए शिंदे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सेना के जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज ऑपरेशन महादेव के माध्यम से उन 26 परिवारों को न्याय देने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। आज उन सेना के जवानों के लिए कुछ पंक्तियां यहां पर मैं बोलना चाहूंगा। दुनिया को इस नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती है। हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती है। यहाँ योमिका और सोफिया जैसी भारत की बेटियां लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया भारत पर हमला करने की कीमत कितनी भारी पड़ती है। आज मैं हमारे सेना के जवानों का त्रिवार अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सभापति ये क्या ठीक नहीं है ना? ये ऑर्डर में सर, ऑर्डर में लाइए सर, ऑर्डर में लाइए। ठीक नहीं। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण सभी को बोल रहा हूं, प्लीज बी सीटेड। प्लीज स्टार्ट। मैं यहाँ पर जो लोग पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर सभी लोग विपक्ष के इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। पूछ रहे थे कि आतंकवादी कैसे आए, कहां से आए, उस आतंकवादियों का क्या हुआ। आज आतंकवादियों का अरे त्याच्यातून आता मॅच्युअर व्हा, वरती या, सभागृहामध्ये आले, पार्लिमेंटमध्ये आले, महापालिकेत नाही आता। तो आज इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में यहाँ पर बहुत बात हो रही है। मुझे इनको सवाल पूछना है कि 2006 में जो बम ब्लास्ट हुए
वो बम ब्लास्ट के आरोपी कहां से आए थे? परसों ही मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में जो बम ब्लास्ट में इनकी जब सरकार थी, 2006 में जब इनकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, जहां पर 127 लोग मारे गए, वो 127 लोगों को जिसने मारा उसको मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन भी इन लोग सीधे से कर नहीं पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? और यहां पर ये उठकर पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादी कहां से आए। अरे आतंकवादी आए, उनका पता लगाया और आतंकवादियों को मार गिराने का काम भी आज किया। लेकिन 2006 में जो 127 लोग मारे गए, वो परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनको न्याय कौन देगा? उनको न्याय कब मिलेगा? 2006 हुआ, फिर उसके बाद शाहिद लतीफ, आपको याद रहेगा, आपने यहां पर कहा कि टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने आतंकी हमले किए। लेकिन मैं इनको पूछना चाहूंगा, जो शाहिद लतीफ और उसके साथ 25 आतंकवादियों को जो लिस्टेड टेररिस्ट थे, एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको छोड़ने का काम किसने किया? जिसने फिर पठानकोट पर हमला किया। ये शहीद लतीफ को छोड़ा क्यों? हमारे गृह मंत्री ने यहां पर कहा कि पोटा का कायदा हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन वो पोटा का कायदा रद्द करने का काम, रिपील करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए इतने आतंकवादी हमले जो देश पर हुए, वो ये पोटा का कायदा रद्द होने के कारण यहां पर किए। यहां पर पहलगाम में जो लोग मारे गए, उनमें जो मारे गए थे, उनमें से 3 लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने गया वहां पर, तब उनके परिवारों में मैंने देखा, परिवारों के आंखों में देखा उनके अपनों का खोने का दर्द। 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके थे। वो सवाल पूछ रहे थे कि हमें न्याय कब मिलेगा। लेकिन आज उनके परिवारों को लगा रहेगा कि आज सरकार के माध्यम से और हमारी सेना के माध्यम से उनको न्याय देने का काम जो है आज यहां पर हुआ है। आत्मा को शांति मिली। उन्हीं जैसे 1993 के बम ब्लास्ट में, 2006 के ट्रेन ब्लास्ट में, 26/11 के आतंकी हमले में और दिल्ली ब्लास्ट में, ये परिवार जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने खोए, वो आज भी न्याय की पुकार कर रहे हैं। आज वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। ये क्यों हुआ? कांग्रेस की विफलता और फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण। आज 2006 में मैंने कहा आपको, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, मतलब आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाए कि 2006 का ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया। इसलिए आज उनके परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज यहां पर कुछ लोग 2006 हमारे सदस्य साथी अरविंद सावंत जी कल पूछ रहे थे कि 2006 वालों को न्याय कब मिलेगा, 2006 में ट्रेन में मारे गए लोगों को न्याय कब मिलेगा। मुझे उनको कहना है कि अगर बगल में पूछ लेते तो उनको पता चल जाता। कल कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। मुझे उन लोगों को यहां पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में
उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया। फिल्म बनाने के लिए फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है। फिर इनके ही जो गृह मंत्री थे, जो 3-3 बार जो है कपड़े बदलते थे, ये तमाशा तब होता था। लेकिन आज फैसला ऑन द स्पॉट। आपके गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, तब के पुराने गृह मंत्री। और यहां पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे तब यूबीटे के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। और आज वही पूछ रहे हैं, बताओ उत्तर दो। आज वही पूछ रहे हैं कि ये आतंकवादी जो आए हैं वो कहां से आए। अरे ये इकबाल मूसा कहां से आया? ये इकबाल मूसा किसके प्रचार में आया? ये इकबाल मूसा कौन से पार्टी के प्रचार में आया? ये भी अरविंद सावंत जी को बताना होगा। आज यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस के सामने घुटने टेक दिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जहां पर 3,500 लोगों की मौत हो गई। वो हत्यारा जो एंडरसन था, वो एंडरसन को अमेरिका में भगाने का काम किसने किया? इनकी कांग्रेस की सरकार ने किया। वो भी सरकारी विमान में बिठाकर। बोफर्स घोटाले में जो कोतरोची था उसको देश के बाहर भगाने का काम किसने किया? इनकी सरकार ने, कांग्रेस ने किया। आज इनके अलग अलग नेता यहां पर अलग अलग बातें कह रहे हैं। परसों ही इन्होंने कहा कि होम ग्रोन टेररिज्म पे बात की कि आपके पास क्या सबूत है कि ये जो पहलगाम में टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। मतलब आज इनका सवाल सीधे सीधे भारतीयों पर है। मतलब भारत में आज आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। इन्होंने ही पहले कहा था सैफरन टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट को भी धर्म के भेद पर डिस्टिंग्विश करने का काम भी इनके ही नेता ने किया। और आज उनके ही नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। और इनके और एक नेता मणिशंकर जी, उन्होंने तो याकूब मेमन जो 1993 के बम ब्लास्ट धमाके में सैकड़ों लोगों की जिसने जान ली, उसके मर्सी पिटीशन पर भी साइन करने का काम इनके नेता ने किया, जिसका नाम है मणिशंकर अय्यर। उन्होंने क्या कहा? हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। फिर उसके बाद यासीन मलिक जिसने आतंकवाद कश्मीर में फैलाने का काम किया, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर प्रधानमंत्री के बाजू में बगल में बिठाने का काम भी इनके ही सरकार ने किया। शाहिद लतीफ के बारे में मैंने कहा यहाँ पर कि 25 आतंकवादियों के साथ शाहिद लतीफ को जब छोड़ा गया, वही शाहिद लतीफ फिर से आकर पठानकोट पर हमला करने का काम भी शाहिद लतीफ ने किया। ये तो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, कोई लश्कर तोयबा का था, कोई मुजाहिदीन का था, कोई जैश ए मोहम्मद का था। आप जानते हुए भी आपको दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ानी थी, इसलिए इतने सब टेररिस्ट को खुलेआम छोड़ने का काम आपने किया। अगर आप नहीं छोड़ते तो ये हमले जो है ये नहीं होते। जब भी आपको लगे सुनाइए। कांग्रेस ने तब दोस्ती के नाम पर चीन को अक्साई चीन भेंट कर दिया। दोस्ती के नाम पर
कोको द्वीप समूह म्यांमार को दे दिया। दोस्ती के नाम पर जब 1948 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तानी कबालियों को, ट्राइबल आर्मी को खदेड़ दिया था, तब भी जाके आपने युद्ध विराम लगाने का काम किया। जो बायलैटरल इशू था उसको इंटरनेशनल बनाने का काम आपने ही किया। और आज आप ही पूछ रहे हो कि पीओके कब लोगे? अरे पीओके देने का काम तो आपने किया, ये पाप आपने किया। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, वक्फ का निर्णय लेने का काम किया, पीओके भी जरूर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम भी हमारी ही सरकार में होगा। आज जो अफजल गुरु, जिस अफजल गुरु ने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसके लिए भी इनके तब के गृह मंत्री को बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। उन्होंने कहा था कि देयर वर ग्रेव डाउट्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट, ही कुड हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ विदाउट पैरोल। मतलब जिसने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसकी सजा कम करने की मांग भी इनके ही सरकार ने और इनके ही नेता ने किया। ये सब ये भूल गए। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तब बाला साहब ठाकरे ने उनको कहा कि पहला काम आप कीजिए, ये जो अफजल गुरु है उसको फांसी की सजा देने का काम राष्ट्रपति जी को कहा बाला साहब ठाकरे जी। लेकिन इन्होंने हर एक आतंकवादी को बरी करने का काम, हिंदुस्तान से बाहर भेजने का काम इन्होंने किया। मैं यहां पर एक डेलीगेशन का भाग भी था। एक डेलीगेशन को मैंने लीड भी किया। सबसे युवा सांसद था इस डेलीगेशन को लीड करने वाला। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उन्होंने एक डेलीगेशन लीड करने का मौका मुझे दिया। और यहां पर सब लोग कह रहे थे कि ये डेलीगेशन जो भेजे गए, उस डेलीगेशन को मिला क्या, किस प्रकार से रिस्पॉन्स लोगों का मिला, आपको वहां पर कौन मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डेलीगेशन यूएई गया और बाकी 3 अफ्रीका देशों में गया। सर मैं अकेला हूं स्पीकर। 3 अफ्रीकी देशों में गया। वहां पर हमें प्राइम मिनिस्टर उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ये सब मिले और सभी ने भारत के साथ संवेदना प्रकट करने का काम भी किया। उसमें से दो देशों ने अपने सभागृह में इन पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम भी किया और इस हमले को कंडेम करने का काम भी 2 सभागृह में और 2 देशों ने किया। यह है भारत की फॉरेन पॉलिसी की सफलता। और सभी जगह पर हम गए, सभी देशों ने कहा कि भारत एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जो टेररिज्म के खिलाफ सारे दुनिया को सेंसिटाइज करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म पूरे दुनिया में फैल चुका है। और इस टेररिज्म के खिलाफ इस टेररिज्म के खिलाफ पूरे देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, एक इनिशिएटिव लेने का काम भारत ने किया। वहां पर देखिए सराहना करने का काम प्रत्येक देश ने किया। कुछ लोग ने यहाँ पर कहा कि कुछ लोग हॉलिडे ट्रिप पर गए। मुझे इन लोगों को कहना है कि आपके भी सदस्य इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उनसे जाकर पूछिए कि आप हॉलिडे ट्रिप पर गए थे या देश का पक्ष रखने गए थे। हम जो देश में गए थे, जो देश कॉन्गो अफ्रीका में, जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर हम पहुंचने के 1 हफ्ते पहले एक जन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे देशों में भी हम गए जहां पर येलो फीवर जैसी बीमारी थी, जहां पर मंकी पॉक्स जैसी बीमारी थी, वहां पर हमारा डेलीगेशन गया। सर उस डेलीगेशन में ईटी बशीर मोहम्मद जैसे 79 ईयर ओल्ड सांसद भी थे, वहां पर अहलुवालिया जैसे सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट भी थे।
ये वहां पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे, वहां पर भारत का पक्ष रखने गए थे। इसलिए दो सभागृह में मुझे संबोधन करने का अवसर वहां पर मिला और वो दोनों सभा, चारों देश भारत के साथ खड़े हुए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के, खत्म कर रहा हूँ सर, समाप्त कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री एक्स पर भी व्यक्त नहीं हुए हैं। अरे प्रधानमंत्री उनके घर में घुसकर उनको पकड़कर मारने का काम जो है प्रधानमंत्री महोदय ने किया। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स, इट्स डन फेस टू फेस विद लीडर्स ऑफ फ्री वर्ल्ड। Diplomacy is not done in comforts of Luton's Delhi. It's done in high offices of foreign nations. Diplomacy is not shameful surrender of Sharm el-Sheikh. It's the success of nations standing in solidarity with you on their soils. Diplomacy is not speaking against terror in one's home turf. It's getting others to stand up, condemn and resolve support in their own constitutional houses. जैसे हम जो देशों में गए वहां पर हुआ। Finally, diplomacy is not asking party members of ruling alliance to represent India. It's bravely letting the honorable members in the opposition take India's stand to the world. इसे शशि थरूर जैसे लोगों को भी वहां पर डेलीगेशन लीड करने का अवसर मिला। सर खत्म कर रहा हूँ। सर एक मिनट लास्ट मिनट खत्म कर रहा हूँ। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए आप। आधा मिनट सर खत्म करो। कुछ लोग यहाँ पर डिफेंस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो 2013-14 में 46,000 करोड़ था, आज 1.25 लाख करोड़ हो चुका है। 174% की वृद्धि। आज डिफेंस एक्सपोर्ट जो 13-14 में 600 करोड़ था, आज 2024-25 में 23,000 करोड़ तक वो पहुंच चुका है। सर खत्म करने दो, 20 मिनट खत्म करने दो। 21 मिनट हो गया, 21 मिनट। आज हमारा 85 से ज्यादा देशों को वेपन सप्लाई करने का काम हमारा देश यहाँ पर कर रहा है। आज हम हथियार खरीदने वाले नहीं, हथियार लोगों को बनाने वाले और देने वाले भी हम बन चुके हैं। अंत में लास्ट पंक्ति है सर। अंत में मैं सबको यही कहूंगा कि आज टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सत्ताधारी नहीं, विपक्ष को भी साथ में आकर टेररिज्म के खिलाफ जो है आज लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आज भारत की सेना जिस प्रकार से आतंकवाद खत्म करने के पीछे लगी है, उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर करना चाहिए। थैंक यू। ना कि थैंक यू। और मैं आज एक मेरा धन्यवाद सर खत्म कर रहा हूँ। लास्ट सैनिकों जी प्लीज। अरे ऐसे 18 बार हो गया रिक्वेस्ट। हमको भी देना पड़ेगा फिर। आप कैसे देंगे? सैनिक आप समाप्त कीजिए प्लीज। आज समाप्त कीजिए। हमारे जवानों को अभिनंदन भी करता हूँ और उनके लिए एक कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा और मेरा भाषण समाप्त करना चाहूँगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। প্রথমেই এখান থেকে বলার অনুমতি নিচ্ছি এবং তার সঙ্গে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার অনুমতি নিচ্ছি আজকে। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। আজকে আপনি অপারেশন সিঁদুরের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, বহু বছর পরে ভারতের মানুষ এমন একটি সময়ের সাক্ষী ছিল যেখানে জাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে, ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে, রাজনৈতিক মতবিভেদ, মতানৈক্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে ভারতবাসী দেশের স্বার্থে এক হয়েছিল। ধনী ভারতবাসী কিংবা দরিদ্র ভারতবাসী, হিন্দু কিংবা মুসলমান ভারতবাসী, শিখ কিংবা খ্রিস্টান ভারতবাসী, আস্তিক কিংবা নাস্তিক ভারতবাসী,
মক ড্রিল থেকে শুরু করে ওয়ার ফুটিংয়ে প্রস্তুত ভারতবাসী সকলে মিলে একই সুরে গেয়ে উঠেছিল कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा है इतनी सी दिल की आरज़ू। মহোদয়, আমরা ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই, কিন্তু এর পাশাপাশি থাকবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন, যেগুলো শুধু আমি একজন এমপি হিসেবে বা আমার পার্টির পক্ষ থেকে করব না, করব 140 কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে। তার জন্য আপনারা আমাকে সরকারের সমালোচক বলতে পারেন, আপনারা আমার বক্তব্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতে পারেন, কিন্তু দয়া করে আমাকে দেশদ্রোহী তকমা দেবেন না। তার কারণ আমি একজন দেশের মেয়ে, আমি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং আমি একজন জাতীয়তাবাদী নাগরিক, আর আমি একজন বাঙালিও বটে। স্যার, I'm a Bengali, and like we all know that Vande Mataram is a war cry that originated from Bengal. Our forefathers have shed blood for this country, and we continue to sacrifice our lives for the unity and the sovereignty of this great nation. Sir, 22 এপ্রিল পহেলগাঁওতে পাকিস্তান স্পন্সেড জঙ্গি হানায় যেই 26টি নিরীহ ভারতীয় প্রাণ চলে গেল, তার মধ্যে বাংলা থেকে মনীষ রঞ্জন, সমীর গুহ এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিতান অধিকারী ছিলেন। তার বাড়ি আমি গেছিলাম। ছেলের কফিনের সামনে 80-85 বছরের বৃদ্ধ বাবা মা বিধ্বস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কিত ছোট্ট একটি বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে এ ঘর থেকে ও ঘর দৌড়োদৌড়ি করছে এবং উদ্ভ্রান্ত বউ বিলাপ বকে চলেছে। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किंतु सब भालो जार शेष भालो सेटा हलो कि प्रधानमंत्री की पारलेन शेष अब्दि देशेर मान मर्यादा प्रभाव एवं प्रताप के अक्षुण्ण रखते। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। अध्यक्ष महोदय, অপারেশন সিঁদুর তো পরে আসবে, আগে জানতে হবে যে এতগুলো জঙ্গি এলো কোথা থেকে। আজকে হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয়ে তো क्या हुआ, आ गए तो आ गए। স্যার, এরকম ভাবে হয় না। যেখানে হাজার হাজার টুরিস্ট পৌঁছতে পারলো, সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো, সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না, এটা আমরা জানতে চাই। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে, তাহলে কেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? কেন 1 মাসের মধ্যে তার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হলো? আপনারা সরিয়ে দিতেন না তাকে? সরিয়ে দিয়ে আপনারা দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিতেন that there is no place for intelligence failure and security labs in this country, কিন্তু আপনারা সেটা করেননি। शेम शेम। कल के আপনারা বললেন যে জয় পান্ডা বল रहे थे कि অপারেশন মহাদেবে হয়তো একজন জঙ্গি মারা গেছে, আজকে হোম মিনিস্টার বলছেন 3 জন মারা গেছে। আমরা আলোচনাটা ভাগ্যে শুরু করলাম 2 দিন হলো, যদি আরো 2 মাস আগে শুরু করতাম আরো আগে ধরা পড়ে যেত আমাদের চাপে পড়ে। আমরা তো জানি যে কি হচ্ছে, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতবার সংসদে এবং নির্বাচন ক্ষেত্রে গিয়েও বহুবার এবং আজকে অবধি বলেছেন যে পাক অধিকৃত জম্মু এন্ড কাশ্মীর আমাদের এবং আমরা সেটা যেন তেন প্রকারেণ নিয়ে ছাড়বো। আমি জানতে চাই যে এত একটা সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও আমরা কেন এটা হাতছাড়া করলাম? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है, वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा,
फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर कि युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए, पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্रीति চায়, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर-ए-आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. ঠিক যখন একটার পর একটা জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হচ্ছে, দেশের মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা বাড়ছে, ঠিক সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমের বার্তা থেকে ভারতবাসী জানতে পারলো যে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয়ে গেছে, যে আমেরিকার হস্তক্ষেপে ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার 3 দিনের মাথায় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছে, যেখানে 9 তারিখ আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স বলছেন যে ইটস ফান্ডামেন্টালি নান অফ আওয়ার বিজনেস। সেখানে 10ই মে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলছেন, আফটার আ লং নাইট অফ টকস mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. 11ই মে তিনি দাবি করছেন, I'll work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. 12ই মে তিনি দাবি করছেন, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between Pakistan and India. 13ই মে তিনি দাবি করছেন, I used trade to a large extent to do it. And I said, fellows, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Sir, ভাষা দেখিয়ে ইনকি। 10ই মে প্রথমবার এই দাবি থেকে শুরু করে গতকাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। That's a fact. Fact is the fact. কালকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একটা শব্দ বলেনি এই বিষয়ে, বিদেশ মন্ত্রী এক লাইন বলেছে, नहीं नहीं हमारे साथ ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई, आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही होगी, लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। सर আমরা জিজ্ঞেস করব না যে কটা জেট পড়লো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियंस नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है।
ये भारत है, यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, কিন্তু তাও দেখুন এত এভিডেন্স থাকার পরেও পাকিস্তান হামলার পরপরই আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1 বিলিয়ন এবং 40 বিলিয়ন অর্থ সহযোগিতা পেয়ে গেল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে গেল, এবং পাকিস্তানের মতো একটা টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সন্ত্রাস দমন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেল। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर, और कोई है नहीं स्पीकिंग? 25 मिनट है सर, 25 मिनट है सर, टाइम था नहीं है सर, पहले स्पीकर ने बोला 25 मिनट इनके पास है। স্যার আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, কিন্তু এই কঠিন সময়ে যে 33টা দেশের কাছে আপনারা বন্ধুত্বের হাত আশা করে গেছিলেন, কজন সরাসরি ভাবে আপনাদের সমর্থন করেছে আমরা তাদের ফিডব্যাক পড়েছি। কেউ কেউ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ নিউট্রাল থেকেছে, নিরপেক্ষ থেকেছে, আর কেউ কেউ মুখে কুলু পেটেছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী 8 বার বিদেশ ভ্রমণ করেছে, কি লাভ বিশ্ব ভ্রমণ করে যখন সবাই শুধু আয়োজনে আছে, কেউ প্রয়োজনে নেই। কাল अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह? না বিশ্ব বন্ধু হতে পারলেন, না দেশ বন্ধু হতে পারলেন। পেহেলগাঁওতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, পেহেলগাঁও গেলেন না। ক্রস বর্ডার শেলিং এ পুঞ্চ, রাজৌরি, উড়িতে 27 জন মারা গেল, সেখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ডেলিগেশন অবধি পৌঁছে গেল পাকিস্তান বর্ডারের 4 কিলোমিটার আগে অবধি, কিন্তু আপনি পৌঁছতে পারলেন না। দেশবাসী চেয়েছিল আপনি শুধু একবার গিয়ে দাঁড়ান। অল পার্টি মিটিং হলো, আপনি সেখানে আসতে পারলেন না। আপনি ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। तो वक्त था ये हमारा। আমি এইটুকুই বলতে চাই স্যার যে অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস আপনাদের পাশে সবাই দাঁড়িয়েছিল। বাংলাকে বছরের পর বছর বঞ্চনা করেছেন, বাঙালি এবং বাংলা ভাষাকে অসম্মান করেছেন, তারপরেও আমাদের রাজ্যবাসী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল দেশের এই কঠিন সময় কোনো রকমের রাজনীতি না করে আনকন্ডিশনাল এবং আনকোয়েশ্চেন সাপোর্ট দিয়েছিল ভারত সরকারকে। এবং আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি আপনাদের পাঠানো ডেলিগেশনে গিয়েছিলেন, ভারতের জয়গান গেয়ে এসছেন, নানান দেশে গিয়ে পরিচয় দিয়েছেন একজন জাতীয়তাবাদী এবং নিবেদিত প্রাণ ভারতীয় হওয়ার। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি স্যার? এটা শুনতে হবে। তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি? আপনাদের নেতা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে বলছে যে অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, এরপর অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ হবে। शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सामने इलेक्शन है, वो भी आप बोल सकते हैं। काल के इलेक्शन করুন, কালকে করুন। একদিকে আপনি আপনার কারিগরি টাকা, কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কোটি কোটি ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই চটি বাংলার মে মমতা। আমরা দেখে নেব। विषय से जान। सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस एक ही बात बोलूंगी। सर वी आर द वर्ल्ड्स largest democracy. Sir, we are the world's largest democracy, and we are the world's largest democracy, and we are proud of our democratic practices, and we are proud of our army, our naval, and our air defense machinery. Thank you. We are proud. Sir, we are proud of the professionalism and the precision with which the airstrikes were carried out against Pak terror bases and air bases. A roaring success story of India's strengthening military capabilities over decades. Thank you. And we are also proud. Thank you, honorable member. We are proud. We are proud of our daughters. We are proud of our daughters. Please sit. We are proud of our daughters, Colonel Sofia Qureshi
and Wing Commander Vyomika Singh, a shining example of secularism and women empowerment in the country. Thank you, honorable member. Sir, last line. सर, हमें गर्व है कि आपने 100 आतंकवादियों को मार गिराया, पर हम तो चाहते थे कि ऐसा एक भी न बचे जिससे आगे जाके भारत की बेटी और बहनों के सिंदूर को खतरा हो। थैंक यू। चाहे वो आतंकवादी हो माननीय या सदस्य पाकिस्तान हो या पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला चाइना हो, इंडिया हैज टू गिव आउट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। আমরা ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। ट्रांसलेशन। धन्यवाद सभापति महोदय। है ना ट्रांसलेशन? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन। इंग्लिश, हिंदी तो बोल रहे, इंग्लिश इज गोइंग ऑन। You please confirm translation. Just a minute, Nishikanji, just a minute. Some problem is there, technical issues is there, so doing. Yeah. Just a minute. Just a minute. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भारत की सेना का, इस देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहलगांव की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिनको धर्म के नाम पर ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन। वी आर वर्किंग ऑन लोगों को देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज ओनली, नॉट ये प्रॉब्लम जो है वो प्लीज वेट। ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। We are trying. Work is going on. Please be seated. Some patience should be there, na? Honorable member, you are senior member of the house. Okay. No. You please be seated. Please be seated. Please be seated. कंट्रोवर्शियल होगा तो हटा देंगे। No controversial. वनक्कम से शुरू कर रहे हैं। वनक्कम से शुरू कीजिए। वनक्कम से ही शुरू करते हैं, या भालोबासी से शुरू करते हैं, किसी से शुरू करते हैं, बांग्ला से, तमिल से। मैं 2 दिन से सभापति महोदय, मैं 2 दिन से अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। सम टेक्निकल इश्यूज इज देयर, सो वर्किंग ऑन इट। Please. Some repeatedly telling you that some technical issues is there. ये अभी work is going on. Just a minute. आप ये देखें सर, चेयरमैन सर, प्लीज बी सीटेड। चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की
मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर, जानबूझकर कर रहे हैं। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। पूरा समय दे देना सर, पूरा समय दे देना। आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। तमिल और क्या इनको तमिल का ट्रांसलेशन सुनाइए? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ गई, आ गई, आ गई, सुनिए। प्लीज बी सीटेड, अभी आ रहे हैं, आ गई, प्लीज बी सीटेड। आवाज आ गई ना? आप सुन रहे हैं? ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट है। तमिल चलिए ठीक है। महाराज जी, तमिल स्टार्टेड, यू कैन हियर तमिल स्टार्टेड। English is also coming. Please try to hear in Tamil. Tamil is the oldest language. Tamil is the pride of India. Tamil is the oldest language of India. Please listen. Tamil, please listen. Tamil. सभापति महोदय, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सभापति महोदय, अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई, और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे, और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी, और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था, और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना।
और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान दो लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था, लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संविधान सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। हमने ये कहा सभापति महोदय कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी, हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। प्लीज बी सीटेड फर्स्ट, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर, बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय जो 600 राज्यों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया।
जब मणिपुर के साथ वही लागू हो गया, जब कच्छ के साथ वही लागू हो गया, जब उत्तर प्रदेश के साथ वही लागू हो गया, तो कश्मीर में कैसे ऐसी बात थी जो आपने उसको धारा 370 दे दिया? और यदि जिनको लगता है कि टू नेशन थ्योरी के आधार पर वो साइन नहीं हुआ, तो जब सिक्किम 1975 में भारत में मिला, जब गोवा 1962 में भारत में मिला, तो उसको 370 आपने क्यों नहीं दे दिया? आज जो ये कश्मीर के हालात हैं, उस हालात के पीछे यदि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है, तो हम जिम्मेवार नेहरू जी को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को परेशानी क्या है? ये आप कह रहे हो, मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं। चाइना की बहुत बात, जितने अखिलेश यादव जी बोले चाइना के बारे में बोले, कनिमोझी जी चाइना के बारे में बोली, सुप्रिया जी चाइना के बारे में बोली, जितने अपोजिशन के आदमी हैं सब चाइना के बारे में बोल रहे हैं। सुप्रिया ने बोला, नहीं बोला, मना कर दिया। अब आपको मैं बताऊं सर, इस देश में क्या क्या हुआ सभापति महोदय? 1985 का एक CIA का डॉक्यूमेंट हमने रिलीज किया, खुद ही ट्वीट किया, और उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे। आज तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं किया। 1962 के युद्ध के पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि पड़ोसी देश ने क्या किया। यूएस और अमेरिका, यूएस और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर, कि तिब्बत है क्या? तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक साल 1954 तक। वो कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, नेपाल का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत, और इसी नेहरू की गलती के कारण तिब्बत चला गया। आज चाइना हमारे माथे पर खड़ा है। और 1961 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, नैम का जब सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कंट्री जो सिग्नेटरी थी हमारी, नेपाल, अल्जीरिया, भूटान, युगोस्लाविया, इन सबों ने जब 62 का युद्ध हुआ सर, सभी के सभी चाइना के साथ चले गए। और उतना छोड़िए, आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, 62 में हमारे हारने के बाद नेपाल ने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया, मंगोलिया ने साइन किया, वियतनाम ने साइन किया, कोरिया ने साइन किया। कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश खड़ा था आपके साथ? और 62 में क्या हुआ सर? ये सैनिकों की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, आप सैनिकों का क्या सम्मान और असम्मान करते हैं। 71 का जो ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि 71 में हमने इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, एक और देश को हमारे माथे पर खड़ा कर दिया। यदि बनाना था तो टू नेशन थ्योरी में हिंदू बांग्लादेश बनाना था और मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। लेकिन जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते, आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने
उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। आप आर्मी चीफ की इज्जत नहीं करते हो, 71 बार के हीरो की इज्जत नहीं करते हो, और आप कहते हो कि आप सेना के बारे में सम्मान करते हो। मैं आपको 62 के युद्ध की बात बता रहा हूं सर। इन्होंने अपने रिश्तेदार को, भाई भतीजाबाद केवल पॉलिटिक्स में नहीं, 1962 के चाइना युद्ध के समय इन्होंने असम नेपा का जो हेड है वो मिस्टर कौल को बनाया। कौल कौन था? कौल नेहरू जी का चचेरा भाई था। 18 सेनापति को बाईपास करके उसको उन्होंने बनाया। और आपको पता है क्या हुआ सर? उस युद्ध में चीन हमारे साथ चीन के खिलाफ अमेरिका भी था और ब्रिटेन भी था। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा सर कि जो आकाशवाणी में जब नेहरू जी ने अनाउंस किया कि आसाम हमारे हाथ से चला गया, तो मिस्टर कौल जो है भाग कर आ गए सर, और यहाँ रिसर्च रेफरल अस्पताल है धौला कुआं का, यहाँ जो है वो भर्ती हो गए अस्पताल में। आप किस तरह की बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी किताब में लिखा सर, अनटोल्ड स्टोरी में, अनटोल्ड स्टोरी में लिखा, उसी मिस्टर बी.एल. कौल ने लिखा कि इंडियन एयरफोर्स यदि हमारा साथ देती तो शायद हम बच सकते थे, लेकिन नेहरू ने एयरफोर्स का जो है कोई भी उपयोग नहीं किया, जिसके कारण कि भारत के, उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा। और इसके बाद में एक और कहानी बताना चाहता हूं सर, जो अनटोल्ड स्टोरी में हुआ कि एक आर्मी चीफ ने रिटायर्ड आर्मी चीफ ने, गिरिराज जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जयंती शिपिंग कंपनी बनाई। जयंती शिपिंग कंपनी बनाई सर। उस वक्त 1000 करोड़ का बैंक लोन ले लिया जयंती शिपिंग ने। उसको जो है उस तेजा ने, रवि तेजा जिसका कंपनी का नाम था, उसने लंदन में मकान लिया। और आपको पता है मधुलिमिया जी ने इसी हाउस में कहा सभापति महोदय कि तेजा साहब जो है राजीव गांधी का और संजय गांधी का रहने का खर्चा और पूरे पढ़ाई का खर्चा वो जयंती शिपिंग का मालिक तेजा देता था। इस तरह की बातें कर रहे हो आप। हमसे एयरक्राफ्ट का हिसाब लेते हो। 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कितने एयरक्राफ्ट गिरे ये आपको पता है? ये पार्लियामेंट में आज तक डिस्कस नहीं हुआ। हमने इसका कभी हिसाब नहीं मांगा। IMF का लोन 1948 से लेके 2010 तक यदि मुझे बताओगे तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान को 1948 से लेके 2010 तक IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देता रहा। आपने एक बार भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन हमने जो है, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक लोन लेना चाहती थी, हमने विरोध किया। भारत ने पहली बार विरोध किया। आप सुनना चाहते हो? 65 के युद्ध में 45 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। 1971 के युद्ध में 71 एयरक्राफ्ट आपने लूज किया। आपसे कभी किसी ने हिसाब पूछा? हम देशभक्त नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही उसी से हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1952, 92, 93 में झंडा फहराने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। हमारे लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है। आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा न्यू नॉर्मल है। और जिस दिन ये बनेगा उस दिन भारत एक होगा। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री ए राजा जी। Mr. Chairman, in addition to the points that have been made to the House by my colleague Mrs. Kanimuli on behalf of the DMK, I want to bring few facts before this House, and out of the facts, I want to ask some questions. Sir,
What happened? Cancellation. Question. Sir. Please. Don't talk, please. Wait, please. You start. Sir, when we are having some reservation that has to be placed before House, as other members from the regional parties put it, they should not brand as we are anti-national. DMK is known for national integration. Sir, what? Hindi nahi malum. Still I am Indian. You are accepting it. Otherwise, we are ready to go. Please be seated. Please continue. Please, you all please. Time. Sir, time. Okay, no Sir. issue. You please carry on. Sir, DMK is known for national integration. Yes, there was a time that we wanted to have a separate state in the name of Dravida Nadu. In 1962, when the China aggression took place in this country, we gave up the separate state. In 1971, when the Pakistan war came into existence, our then Chief Minister Kalangal Karunanidhi gave 5 crore, which was not matched by none. In 1999, Kargil war imposed on us. That time, 100 crores was given on behalf of the Tamil Nadu government by same Dr. Kalangal Karunanidhi, our beloved leader, which was matched by none. Now, as my colleague put it, the first rally to support the Indian Army with lakhs of people was organized by my leader, Mr. M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, for which the entire country is indebted and followed it. Sir, with this background, I want to reveal some reservations. Sir, I passionately heard the Defense Minister, External Affairs Minister, and the Home Minister. Unfortunately, I have to submit, all these voices are having high sound, but no content and light. I will come to one by one. Sir, it becomes a habitual culture of this BJP that whenever they are topping any topic, they want to hint Nehru, Indira, Rajiv, Congress. What is this? Comparison is always not correct. Comparison is odious in always. Wait, be patient. Sir, any decision will be taken by the then Prime Minister and leader in the context and the circumstances and the situation prevailing over. That decision must be viewed and this decision must be weighed. Yes, in 1962, there was a setback to India. But is it was suppressed by Nehru? Concealed by Nehru? None other the Prime Minister in India. He was the only Prime Minister used to write letter every month. Whereas he apprised how the defeat was happened. What are all the reasons? Climate, the terrain which was forced before our army, then the international China and Russia, and the arms lapses, quality of the arms which was not able to pair with the China. He honestly admitted. And then army chief at the time tendered resignation with the pain. Nehru accepted it. Past is past. Come to the present. What you are doing? Pahalgam took place. So far, are you having conscience? Are you speaking conscience? None of you, right from the Prime Minister up to the Member of Parliament, in spite of the so-called strength, have expressed mere regret? Not at all. Today, 4 persons have been shot down. You are claiming pride. How can you pride for 4 persons terrorists were shot down? Sir, 16th century, Machiavelli, he is a philosopher for them. Ends justify the means. You can do anything, achieve the ends. That is your philosophy. You are telling that whatever happened in the Pahalgam, right, the culprits were shot down. So we got the victory. Is it correct? That is our philosophy. Even the mother suffering starvation, don't do wrong. So means is very important. Please tell me, your means are correct? Sir, the internal reports of intelligence and RA put on the government that the Pahalgam must be brought
under the high resolution satellite monitor. Is it not true? Yes. Defense Minister can deny it? I challenge. Home Minister can challenge? Prime Minister can challenge? None. In spite of the internal report which was given by IB and RA, there was no personnel, either from police side or from the security side. You are having no, I imposed 370. There cannot be, after 370 repealing, there will be no shooting, there will be no bullet sound. No bullet sound. But striking surgery is going with Pakistan. Is it correct for you? Sir, everywhere you are telling that Nehru is wrong, Indira is wrong. Wrong will be happen, everybody according to your view. What has happened 1999, December 24, just 1 day before Christmas? Indian Air Force 841 was hijacked by Kandahar by Maulana Azad. 184 persons. It was bargained. Who was the chief minister? Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. After the diplomatic consultation with the Congress and everybody, who is opposing that done? Your Ajit Doval, not the security advisor. He wrote note and note. He was a police officer then. No, it is a diplomatic failure. In spite of that, we took a conscious decision for the international diplomatic measures. We released them. Not only released, he was taken very carefully with the aristocratic treatment along with the External Affairs Minister Jaswant Singh, and he was placed in the Karachi. No, I cannot say the same. Please stop. That is the hour of the need of the hour. So it should be justified. Similarly, whatever be the context, now can you justify yourself? Sir, with the pain, no sir. Sir, there are two issues before us. Today, Home Minister says like this. Yesterday, what is this? Very childish, I am telling, sorry to say. Defense Minister of India says, don't ask about pencils. How many broken? How many rubber? Whether the exam was conducted properly? Sir, we are not concerned about the pencils and rubbers. But there should not be any malpractice in the examination for result. You are always doing malpractice. Wanted to harvest the wrong results, bogus results. That is why we are bothered about the means. Sir, External Affairs Minister, I am not able to understand. What is the problem with you to regret? Sir, External Affairs Minister, one thing has to be clear for the nation. Sir, today Home Minister says entire nation, entire world, barring 3 countries, all the countries packed with us, and they targeted Pakistan as a sponsors of terrorism. Please, I can challenge. None of the countries go for G2. Anybody, G2, G7, G20, then BRICS, then Quad. None of the organizations officially passed any resolution supporting India and condemning Pakistan. Shame. They are condemning the terrorist attack, not Pakistan. Shame. Not even they are saying that the attack, the terrorism is being supported by Pakistan. But you are traveling with them and getting pride. No, we achieved. What is this? Sir, I can read. Another joke. When we are saying that Trump has announced the ceasefire, they are denying. Sir, I feel very, very shame, personally as an Indian in the parliament, because of them. Why? Sir, what dare to the External Affairs Minister, he says, Vice President of America, J.D. Vance, called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack. Who? Vice President of America. In the next few hours. Are you sleeping? Is it not shame on your part? Vice President of America called the Prime Minister of India, you are going to be attacked. You are having military. You are having RA. You are having IB. What you are doing? External Affairs Minister yesterday. Move privilege. Honorable member, Move please.
Please. Sir. Please. Sir, I was there. Please. I was there. Please. When the External Affairs Minister speaking. Wait. Sir, 1 minute. 22 April, Deputy Prime Minister of USA, he called Prime Minister. After the incident. Sir, I am. Sorry. I am quoting yesterday's External Affairs Minister's speech in the Parliament. I quote. Sir, I would like to inform this House. I quote. Anurag, please. I am quoting your minister's stance. Sir, I would like to inform the House that on the 9th May. If there is any wrong in the court, it should be expunged from the record. Any wrong from the court, sir, it should be expunged. I am having official document. You continue. I am having official document. Continue. Sir, I quote. Sir, I would like to inform the House that on the 9th May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear, if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That's correct. But the question is, where is your intelligence? American Vice President called Pakistani forces is going to attack. Still, Indian Monetary Fund is going to give the bailout for Pakistan, which was being controlled by America. IMF. Sir, International Monetary Fund. Sir, no. Sir, I am not yielding. Sir, I am not yielding. No. You talk to the chair. No, sir. Sir, these are all the confusions. Let us divide into two parts. Pahalgam incident took place. It is a complete, sir. It is a complete intelligence failure. Intelligent failure means you must admit your incompetency of the administration. Yes. Incompetency of the administration. You are incompetent to rule this country. Yes. Our security is prime. People are having no faith upon you. Yes. Number two, first portion is over. Second portion, right? That happened. What was your diplomatic relations? You send all delegations. Sir, don't follow Nervian ideology. You will not. You can't. You are not competent. But please, follow at least your leader Atal Vajpayee, Atalji. What happened in the Kargil? Kargil war was conducted in a sensible manner with a collaborative measures. All stakeholders, including the oppositions, were taken into consideration Vajpayee. After the Kargil war, he appointed a commission, and the commission report was placed before the parliament. This parliament deliberated the commission, what is the don'ts and do's, what are the actions and inactions. Such a fair prime minister is your predecessor. Now you want to reap the legacy of the BJP, but you are completely concealing everything to the parliament. Parliament was completely set aside. 100 and odd people's will is being reflected in this house, but you are avoiding the parliament. Are you a democrat? Am I not entitled to say you are a tyranny? I am not entitled to say you are a dictatorship. Sir, that is what I am telling. Please, I do not want to take more time. But only one thing. Sir, Pahalgam incident is the classic example for the administrative incompetency to deal terrorism. Operation Sindoor is nothing but an incomplete exercise ended with Trump's ceasefire. Just I wanted to show one thing, sir. Still I am confused. Today there are two newspapers. One says, target met, no more ceasefire. Indian Express. One says, Operation Sindoor is not over, only on pause. Sir, ceasefire was announced by the Prime Minister, that itself a shock to the country. By Trump. But still you are saying, this ceasefire is on pause, we will continue, one minister. Another minister says, our target is over, so no more war.
No parliament discussion. Prior to that, what is the result? Sir, please come. Last bit. Sir, I will go for the last one. At least hereafter, you are fighting with, you are claiming that all the nations are with us, but Pakistan is getting membership and elected as vice chairman in the United Nations Security Council to avoid, to control the terrorism. Sir, you are claiming, are you not ashamed? Chief of Army has Pakistan is getting the belt, United Nations Councils to control the terrorism, and you are not. You want to label the Pakistan as the sponsor of the terrorism. Sir, please. Please conclude. Please conclude. Hereafter, it is a sensible question. On behalf of DMK, I appeal to everyone, notwithstanding the political affinity, please compel this government and take this confidence of this government. Come for a democratic process. Discuss everything. Stop this nonsense in the future at least. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri E.T. Mohammad Basirji. Sir, thank you very much, sir, giving me this opportunity to speak in this very important session. Sir, as far as April 22 incident in Pahalgam, the entire country I will look into. is worried Definitely about I will look into. Don't worry. This chair is impartial. We all know This that chair is impartial. Don't worry. killing of these 26 persons This chair is impartial. Don't to worry. remain as a wound. Sir, this incident of Pahalgam, that can be called as a tragedy in considering the deadliest of civil massacre in India since 2008 Mumbai attack. It was such an incident, my learned friends, they have narrated the entire thing in this. Sir, there are certain questions remaining unanswered. The first thing is with regard to the culprits. This morning, the Home Minister said certain thing. Let us hope that it is truth. Anyhow, that was a very, very difficult kind of question we were all asking. And now, there is some more questions to be asked. That is, how this terrorist managed to reach a tourist place like Pahalgam, that too at the mid-day time. We are claiming our efficiency, our technological know-how, and all kinds of things. In such a situation, what you have succeeded in that? What measures the police and the security personnel did for the safety of the tourists? That's a very important tourist center. What action they have taken to prevent this kind of a calamity? Similarly, sir, we have to strictly verify, threadbare analysis, whether we have intelligence labs and security failure. There is no meaning in saying so many things. Ask your inner heart whether we have happened any labs. If you ask whether there is labs, I would like to say, yes, there is labs on your part. You are replayable, you are bound to reply to the nation. Sir, government, we appeal the government to convene the meeting, special session of the parliament. You ignored that. Why? You could have convened that meeting, session, let the entire world know the truth. You had something to hide at that time. That was the reason you have refused our request to have this meeting. That happened in this. And even many eminent persons, they have said about the lapses in our activities. Sir, it is also to be examined that whether strategic planning was there. If it is true, if your claim are true, explain that. You have not explained that. You are just saying that everything is okay. That is your regular kind of thing. That is. And I would like to say with all the politeness, we must have an introspection. What is that? That is about international diplomacy of India. You are saying, sir, when you are speaking, you are saying, how bad is the situation? How bad is the situation in India now? Sir, we had a very good relation with many countries. Our international relation was best, sir, best in the world. We all know that
As and when there was some crisis, even at the war, people were asking, people were waiting the voice for India. India had such a high regard. The whole world leaders had very, very effective and very, very cordial relation with India. That was our this thing. And if you ask whether India is having the same status as on today, I would like to say that it is not there, it is diminishing like anything. You are responsible for that. You are talking about the prime ministers, Nehru, Gandhi, and all the kind of this. I would like to ask you, what is your moral right, even raising the voice here on their behalf? You have no any kind of moral responsibility. What was their position? What for they did? We have to realize. Now, we can see Gandhiji and Pandit Jawaharlal Nehru. He was mentioning about Gandhiji and Pandit Jawaharlal Nehru. See, I would like to ask you, are you believing in Gandhian philosophy? Gandhian philosophy, the main crux of the Gandhian philosophy is non-violence. You are motivating all kinds of violence within the country also. You have no moral right to speak about him also. Similarly, sir, Pandit Jawaharlal Nehru tenure, he was saying, you are also saying, sir, Pandit Jawaharlal Nehru, even Indira Gandhi, even you have, I think you have mentioned about our Vajpayee also. What was their performance, sir? What for they stood? We all know that Nehru was a key architect of non-aligned movement, advocating for peaceful coexistence and non-interference in the matters of our country. They believed in Panchashila. Sir, that 5 principle, what is that 5 principle? 5 principle of, that was a milestone also. That was what? Coexistence. Gandhi stood for that. Nehru stood for that. But what for you are standing? What for you are standing? You are standing to create confusion, unrest in this country and making capital out of it. You want to fish from the troubled water. So that is there. During Indira Gandhi, so during Indira Gandhi's tenure, there also we can very well understand that she was standing for the non-aligned movement. She had a position in the world. Whenever there is crisis in any country, they were waiting for the voice of Srimati Gandhi. That was the tradition of her. Similarly, sir, all these kind of things will really tell you that the position of Indian government today is quite contrary to the facts and the tradition of the other leaders which you all have mentioned. Sir, I would like to say a paradoxical situation also. What is that? India stood strongly with the government during this crisis. I was also one among the team, the delegation team with that. We went there. We explained. We are confident that we did our work assigned to us in a marvelous way. That was for India. Our voice was for India. But what is happening in this area? You realize we stand for peace. Our country's greatness and nobility is that only. What is happening? I conclude, sir. Now, I'm not going above the other subject. Now, what is happening, sir? When there is some trouble in the parliament, the noise in the parliament, members will say, sir, house is not in order. I am of the opinion that that same terminology will have to be repeated in all India level. House is not in order. It is to be made into order. Sir, what is happening here, sir? One single thing. What is happening, sir? Assam, what is happening? People are dying. They are going to be stateless persons. People are crying, sir. 45-degree heat. Open air, they are staying there. They have been evacuated. They have been forcibly removed. They are, the Chief Minister there have given instruction to delete them the priority list. On what basis? They want to make these people stateless people, as Rohingya refugees. That is the thing. If this government is keeping silent, you will be doing a sin in this. We have to reopen. When you are talking about the cordiality and this interest, you have to think this kind of thing, sir. I am going to conclude, sir. I urge upon the government to send a delegation of this house and make an inquiry in that. What is happening in Assam? That kind of situation you cannot repeat in this country, sir. This country is
country for peace and prosperity. That you have made all kind of difficulties and hurdles and obstacles in before that, sir. I'm concluding, sir. Proudness of India. Proudness of India is solidarity, sir. I'm concluding, sir, with the one sentence. Proudness of India is our asset, our greatness. Before the world, we are saying ours is the biggest democracy. Please, unfortunately, as corrected by you and others, you have spoiled the entire thing, spoiled the image of the country. You have to correct yourself. I hope that wisdom will prevail upon you. With the few words, sir, I conclude. Thank you very much. Abdul Rashid, honorable member, Abdul Rashid. Yes. Please. Submission, please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Thank you, sir. Please give me time. तो मैं कुछ अशार के साथ शुरू करूँगा अपनी बात. दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से. जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर. फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो. इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून. चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया, उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया. लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था. जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं. कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं. मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे. मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स. आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC. जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्तियां इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है. इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम. आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से. कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे. लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की. आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए. आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा. मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई. ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा. तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें. वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे. देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को. फॉल्ट आपका है. जिन्ना साहब हूँ, नेहरू साहब हूँ, गांधी हूँ, सरदार पटेल हूँ, लियाकत अली खान हूँ. आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके. अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए. बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो. मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो. मैं पूछना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है. मैं पूछना चाहता हूँ हमारे खून का जवाब कौन देगा. आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है. ठीक है, वहाँ सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते. लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं. मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ मिलिटेंसी खत्म करनी है. यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है.
है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड, सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज सर प्लीज प्लीज, मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, अभी तो मुझे उंगली करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है 5-5 मरला जमीन उनको देंगे, वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेटहुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेटहुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी। Thank you, Honorable Chairperson. For giving me this opportunity to speak on this important subject. Basically, the subject is regarding Pahalgam incidents followed by the Sindoor operations. But as like earlier, our treasury bench just make it as a discussion about Pandit Jawaharlal Nehru's period and Indira Gandhi period, like that. Discussion, why this discussion was been called? The discussion has been called to discuss about the Pahalgam incident. Of course, and the Operation Sindoor. Just like our colleagues, I also salute the brave soldiers of our country, those who are part of the Sindoor operations. But I totally wondered while hearing the speech of Honorable Home Minister Amit Shah ji. He is talking about many things. Yesterday onwards, my colleague Gaurav
started with a security failure issue. Everybody spoke from this side, repeated the same argument, but our Home Minister didn't touch a single word of security failure. Other than the security failure, he spoke everything. Sir, I was there in Srinagar that day as a part of Public Accounts Committee field visit. When I was sitting there along with my colleagues, having an interaction with the Government of India officers, Chief Secretary of Jammu Kashmir was there in that meeting. Suddenly he informed us something bad has happened, I need to allow to leave. We asked, he narrated this. That point of time, everybody feels that this issue was very minor. But within hours, that issue, which was one of the major, terrible terrorist attack news, has come out. Sir, just before that day, we were in Gulbarga. One of my, as a part of this PAC delegation, in that place, one of my DCC president came to meet me, who is staying only 2 kilometers away from Gulmarg. He invited me to go to the house. I'm ready to go to his house because he is the DCC president. But the security officers, they told me, we cannot allow you go. Why? Any time. This answer, this is the word he used. Any time, anything can happen in this area. Sir, that was the situation in Jammu and Kashmir. Priyanka ji mentioned very rightly, who was the real culprit, basically? You only told Kashmir is very safe. Everybody come. Everybody went there, sir. But if you are calling them, if you are calling the tourists to visit Kashmir, is it your primary duty to make available security for them? Is it your primary duty? Sir, I took a strategy. Around 1 crore tourists went during that year period to Jammu Kashmir. Daily 1,000 to 2,000 people are going to this Basin Valley. Think about, please think about it. If anywhere 50 persons are gathering, there will be a security surveillance, there will be a security cover. Here, thousands of people are going, that is in Kashmir. No security cover. Who is responsible? Amit Shah is speaking very loudly. Who is responsible? Basically, the terrorists are responsible for this incident. We agree. Pakistan is behind this thing. But who given this valuable 26 persons' life to this terrorist hand? Your ignorance given. Your ignorance given. Then you are talking about a Mumbai incident. Amit Shah ji, how can a minister lie like this, sir? Lie. His speech was completely lie. Baseless. He is talking about that in UPA period only terrorist attack happened. In the entire period, everything have peaceful, only except some Kashmir incident happened. I have statistics, sir. Sir, 23 December 2014, 23 December 2014, Assam violence. 85 people were killed. 28 December 2014, Bangalore bombing.
20 March 2015, Jammu attack, 6 people killed. 4-9 June 2015, Manipur ambush. And we cannot say about Manipur. In this country, Amit Shah is telling everything is safe. One state still burning. Now also it is burning. Yes. Shame. How shamelessly he is telling in our period everything is safe. This list is very long, sir. 18 September, 3 October, 6 October 2016, 29 November 2016, Nagorno attack, 7 March 2017, Bhopal Ujjain train bombing, 24 April, Sukma attack, 2017, Amarnath Yatra attack, 10 February 28, Sanjuvan attack, like 28 attacks. 28 attacks. Therefore, I think it is clearly a privilege, sir. You know that. Coming to the house and while replying, the Honorable Home Minister completely lying. Completely lying. In Kashmir also, we had statistics. They are telling about this Lieutenant Governor period only 608 incidents. 197 security persons were killed. Pahalgam is not at all an isolated incident. It was a continuous incident. That's why we are asking, why don't you put sufficient security measures? Our Giriraj is sitting there. Whenever Priyanka ji is putting the names of the victims, he is talking about Hindu. Okay, they are Hindus. The design of the attack was very clear. The terrorist design of this attack was very clear. Asking the religion, asking the name, identifying the religion, and killing. This was first in the history of terrorist attack in this country. Why? Because the conspirators, the people behind, the country behind, their design is very clear to divide the country in the name of religion. Their design is to divide the country in the name of religion. They are doing from outside. But Giriraj ji, you people are doing inside the same job. You people are doing the same job. When sir, you see that social media, I think you also looked in the social media comments of those days. I mean, abusive language. How many attempts to divide this country, but this country stood together. I am along with Rahul ji, visited there, sir. The Kashmiri people, including Muslim people, are solidly stand with India. Sir, I am proudly say one moment, sir. One Ramachandran is a part of this. No, sir, I have to complete. Ramachandran is a part of these 26 people. I went to his daughter told me during that night, my father had been killed. My 2 children's father along with me. I didn't know what to do. Darkness is there everywhere in my eye. Because in front of me, my father thought that I don't know the place. I'm not familiar to that place. But finally, from that moment till next day morning, I got 2 brothers. I got 2 brothers from Kashmir. That 2 brothers from Muslim community. That's what that field told me.
That was the message of this country, sir. During this period, that was the message of this country. This country was united. Sir, no, sir. I would like to ask some questions, sir. Sir, now they are talking about yesterday, our External Affairs Minister is telling this President Trump and Modi ji didn't talk last for 2 months. Great discovery, sir. Sir, American Vice President talked to Prime Minister of India. American President, without the knowledge of President Trump, is speaking to Prime Minister of India. He alone? Sir, my point is ceasefire happened. Operation Sindoor. We also want to salute the soldiers. I told in the beginning itself. Sir, on 10th May, 5:25 p.m. Sir, please note this. 5:25 p.m., Trump wrote in social media platform, after a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. This is Trump tweet. In a post text soon after 5:37 p.m., U.S. Secretary of State Marco Rubio echoed Trump and said 2 countries have agreed to an immediate ceasefire. Followed by, shortly after Rubio post, Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar confirmed that a ceasefire had indeed been agreed to. Only after that, around 6 p.m., our Foreign Secretary given a statement about ceasefire. If the ceasefire happened without the intervention of Trump, why don't India inform the country? Why don't India inform the country, sir? It is very clear. It is a clear intervention of third party, which has never happened in the history of Indian diplomacy. Sir, Trump told one more story. 5 fighter flights had been lost. When we are asking questions, Jainaji is telling, don't ask silly questions. This is a silly question. 5 jet flight. Please conclude. Is losing, your leader sir. has to speak. 5 jet flight is losing, sir. Sir, our question, very sincere question. We want to believe you. Tell the truth to this country. Whether the jet flight had been lost or not. This is your duty to say that. Sir, but one thing I have to tell that. So very clearly, now External Affairs Minister yesterday telling that all countries except 3 countries are given certificate to us. Sir, American also given. Please conclude now. Sir, I'm coming to conclusion. Sir, that part also exceeds the time exceeded. We know the timing exactly. Time constraint is there for later. Sir, CENTCOM Chief General Michel Kurila praised Pakistan as a phenomenal partner in counter-terrorism. America, he is talking about America blacklisted organization. Yesterday he told about that. America telling that, sir, U.S. Secretary of State Marco Rubio met Pakistan Deputy PM Ishaq Dar and praised Pakistani partnership in countering terrorism and maintaining regional stability. Where is your foreign policy, sir? Their foreign policy, you made it as a public relation of your Prime Minister. There the fault happens, sir. Foreign policy is to deal diplomatically within countries, sir. Thank you. Instead of that, you made it as a partisan politics. You made it as a political thing. That's why this is happening. Sir, I think whenever we are asking question, I am concluding, sir. Whenever we are asking question, you are telling that you are questioning India. We are not questioning India, sir. We are very much proud of India, but we want to know that. Please. What mistake you people are done to down India. Thank you. This has to be tell in this house. We would like to know that. And you can blame Congress because one more thing. So only one more thing I'll tell. Rahul Gandhi.
Yesterday, External Affairs Minister, only one last point. External Affairs Minister told yesterday Rahul Gandhi's speech about Chinese intervention. Last session he told about he told very clearly what he told, sir. You are to be very careful about joining China along with Pakistan to fight against it. He told well taken, please. Then, yes, sir, then the reply of the External Affairs Ministry, that point of time they locked down Rahul Gandhi. Yes. Then when Rahul Gandhi raised that issue, that point of they locked down Rahul Gandhi. Please. But now, yesterday External Affairs Ministry is telling, yesterday External Affairs Ministry is telling, thank you. No, it was happened earlier also. Yes. This is the answer. So my point is that I think that the country deserved valid answers. You are running away from the answer. Whenever questions raising, you are hiding on the truth. Of my party, the Shiromani Akali Dal. I would like to start by condemning the racial and cowardly terrorist attack perpetrated by Pakistan in Pahalgam to fan communal hatred and destabilize our country. I also bow my head in condolence with all those innocents who tragically lost their lives on that day. The entire nation stood with those families and felt their pain. I also salute the valor of those brave hearts and those civilians who were the casualties during the course following these attacks. Sir, like the rest of the country, I too take great pride in saluting our armed forces with the precision and the valor that they showed in targeting Pakistan's military areas and neutralizing all that Pakistan was wanting to do, which is destroying their targets as well as their air bases and their radar systems. The restraint and the responsibility that they showed in this precise targeting showed India's military might to our neighbors and to the rest of the country, and I wholeheartedly congratulate our armed forces for this victory. Sir, throughout yesterday, I have been hearing both sides. Everybody over here spoke about their view of what this whole 72-hour episode was about. While the Treasury benches thumped their chest in victory, the opposition said that ye kya? In fact, not only showed their approval before me, a leader from the opposition party said, "Jang ruka kyun?" Sir, I am shocked to hear that in this house there are MPs who say, "Jang ruka kyun?" What were we here for? Were we here to fight and demolish Pakistan, or were we here to give them a befitting answer? Sir, jang रुका क्यों उनसे पूछिए जो लोग बॉर्डर में बसते हैं. आज इस हाउस में कितने लोगों ने ऑपोजिशन में, रूलिंग में या फिर सरकार में उन लोगों की बात किसने की जो बॉर्डर में बसते हैं? मेरे कश्मीर के भाइयों ने उनकी पीड़ा बताई और मैं पंजाब के लोगों की पीड़ा बताना चाहती हूँ जो उस बॉर्डर में बसते हैं, जहाँ दिन रात उनको इन बॉर्डर में रहने का उसका सामना करना पड़ता है. जिनके खेत उस तरफ थे उनको बोला गया आर्मी ने कि अपने फसल को काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम बंद हो सकता है, तो फसल तैयार हो ना हो उसको काटना पड़ा. बेचारों को डर के मारे जब वो 3 दिन ऐसे वहां पे ब्लैकआउट हो रहे थे, ड्रोन चल रहे थे, फाइटर जेट्स चल रहे थे, लोगों ने डर के मारे अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने परिवारों को, अपनी चीजों को लेके कैसे वहां से उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा. और पाकिस्तान वाले जैसे कश्मीर में लगातार पूंछ में जैसे होता है, उन लोगों से पूछिए वो गरीब जो बॉर्डर में बैठते हैं और रोज इसको झेलते हैं, वो बॉर्डर के इलाकों के लोगों से पूछिए जो इसका निशाना बनते हैं, जिस करके बॉर्डर में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, हमेशा बैकवर्ड होती है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे होती. सब मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी जो कहते हैं जंग क्यों रुका, कि ये जंग इसलिए रुकना जरूरी था क्योंकि आपके और हमारे बेटे नहीं है जो उस बॉर्डर में रोज मरते हैं, आपके और हमारे घर नहीं है जहां पे बुलेट चलती है और जहां पे शेलिंग होती है. उन गरीबों के बारे सोचिए जो इनका सामना करते हैं और इसलिए जंग को रोकना बहुत जरूरी था. सर, जब भी जंग होता है नुकसान लोगों का होता है. मैं ये जरूर मांगती हूं कि ये बॉर्डर के लोगों का जो भरपाई होनी चाहिए
वो कभी होती नहीं है, ना उनके टूटे हैं घर, ना उनकी सड़कें, ना उनका फसल का नुकसान, कोई उनके बारे कोई बात करता नहीं। और मेरे पंजाब में जो ये समा चल रहा था, लोगों को 47 के काले दिन, 65 के, 75 के वॉर के, वो सारे काले दिन याद आने लग गए कि अब हमारे भविष्य में होगा क्या। और इस सारी चीजों में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारी लेबर भी भाग गई, बिजनेस का भी सारी कैंसिलेशंस होने लगी, छोटे ट्रेडर्स जो भी हो, दुकानदार, सबका नुकसान हुआ। जब भी सर ऐसी कोई चीज होती है, सबसे पहले सरकार कहती है अटारी बॉर्डर बंद कर दो। भाई अटारी बॉर्डर बंद आप कर देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटे ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो जाता है। अब भी आपने कहा टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, लेकिन जो बड़े बड़े पोर्ट से बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस करते हैं, उनका तो 10 दिनों तक और चलता रहा। सर इसी कारण सर आई जस्ट स्टार्टेड, इसी तरह सर ड्रोन्स ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन न्यूट्रलाइजिंग दिस। लेकिन मेरे स्टेट पंजाब में पिछले 10 सालों से बॉर्डर के पार से ड्रोन आके आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स लेके हमारे स्टेट में तबाही नहीं मचाई, लेकिन पूरे देश में अपने आर्म्स और अपने ड्रग्स फैला रहा है। जे यही आर्म्ड फोर्सेस इस बार न्यूट्रलाइज कर सके, कुछ नुकसान ना होए, तो फिर सर 10 सालों से क्यों उन ड्रोन्स को नहीं रोका जा रहा है? आपको हैरानी होगी, पिछले 6 महीनों में ही इस साल के बीएसएफ ने 130 ड्रोन, 135 किलो नारकोटिक्स एंड 79 वेपन सीज किए हैं। आप सोचिए कितने जो सीज नहीं हुए हैं और वो देश के कोने में जाके क्या हैवक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल हो गया है, डे लाइट रॉबरी, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, गैंगस्टर्स आर रूलिंग पंजाब and the police and the state administration has totally failed, be it singers, be it sportsmen, be it politicians. Sir, हमारे पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर में हमले हो रहे हैं, और गैंगस्टर जेल में बैठ के सर 2 मिनट जेल में बैठ के टीवी के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पंजाब के हालात हैं। सर गोल्डन टेम्पल में भी 10 बारी धमकियां आ चुकी कि हम उड़ा देंगे। क्या सरकार को उधर की नाकाम है? आप ही कुछ कर दिए। और इसी तरह सर वेल यू कैन नॉट डिनाई कि देयर हैज बीन सिक्योरिटी लैप्स एंड दैट देयर हैज बीन इंटेलिजेंस फेलियर and our agencies were called nothing, but responsibility must be fixed, sir. Otherwise, no one can stop this. Sir, मेरे last 2 points, sir. कैलाश मानसरोवर का 1 point, please conclude. शुरू कर सकते हो, करतारपुर साहिब को खोलिए। इंडिया पाक क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच हो सकता है, तो दलजीत दोसांझ की मूवी क्यों नहीं चल सकती है? आखिर में सर मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रिशिएट करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वॉर रुका। सर लास्ट लाइन, मैं शुक्राना करती हूँ और हमारे लोग भी कि ये वॉर रुका, क्योंकि वॉर के साथ लोगों की जाने अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्लीज, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो यह है कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। उनके शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता और बलिदान को मेरा शत शत नमन। हमारी सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करी है और पूरी तरह समर्पित होकर करी है, और इस समर्पण के भाव को हम सदैव और इस समर्पण के भाव के लिए हम सदैव अपनी सेना के कृतज्ञ हैं और रहेंगे। सेना हमारा अभिमान भी है और सेना हमारा सम्मान भी है। सभी सैन्य बल और सुरक्षा बल जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉर्डर पर भारत के जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव
सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हज़ारों टूरिस्ट रोज़ जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट्स JD वांस भी यहाँ मौजूद थे, और जब भी इस तरह के VIP गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगत इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी वहाँ की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और सौस्ती इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान और POK के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स या आतंकी ढांचों को तबाह किया, को निशाना बनाया, और जब हमारा पल्ला भारी दिख रहा था तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। सेम। कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है, और जो ये विश्व गुरु का जो माहौल बनाया जा रहा है देश में और पूरे संसार, पूरे विदेशों में, कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह फेल है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद और सीज फायर के तुरंत बाद IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन पाकिस्तान को देने का काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने $800 मिलियन देने का काम किया है। आई विल फिनिश इन 2 मिनट्स। वहीं UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत कहाँ खड़ा है, सवाल इस बात का है। सवाल ये भी है
कि अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि प्लीज 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड 1 ओनली 2 मिनट्स लास्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार ये बात जानती ही नहीं थी कि जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वहीं दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश चीन, चाइना पूरी तरह से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया? प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि जो भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए, और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Wait. Anupriya ji, 1 minute. Somebody wants to go to earlier. 1 minute. I will call you later. Next one. Subrayan, Mr. Subrayan. Yes, to. ஸ்பீக்கர் சார், கடந்த 11 ஆண்டுகால அனுபவங்கள் ஆட்சியாளர்கள் மக்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்கள் அல்ல என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த பஹல்காம் சம்பவத்திலேயும் ஆபரேஷன் சிந்தூரிலேயும் அவர்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் அல்ல என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆர்டிகிள் 370 நீக்கப்பட்டதற்கு பின்னர் அந்த பகுதி முழுவதும் எந்தவிதமான பயங்கரவாதமோ தீவிரவாத தன்மைகளோ வெளிப்படவில்லை என்று சொல்லுவது எவ்வளவு பொய்யான, மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலை என்பது பஹல்காம் சம்பவம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. 26 பக்தர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு எது காரணம்? உளவுத்துறை முடமாக்கப்பட்டிருப்பதுதான் காரணம். உண்மையில் சத்திய மேவை ஜெயதே என்ற முழக்கத்திற்கு ஆட்சியாளர்கள் பொருத்தமானவர்கள் என்றால் உள்துறை அமைச்சர் ராஜினாமா செய்து வெளியேறி இருக்க வேண்டும். அதுதான் செய்திருக்க வேண்டிய வேலையாகும். ஆனால் அவர் செய்யவில்லை. இன்று காலையிலே கூட அவர் பேசுகிற தோரணை என்பதும் ஜனநாயகத்தை மிரட்டுவது மாதிரி தெரிகிறது. உள்துறை அமைச்சர் விளக்கமளிக்க வரவில்லை, விதண்டாவாதம் செய்யத்தான் வந்திருக்கிறார் என்பதை அவர் பேசுகிற தோரணைகள் முழுவதும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன. நாட்டு மக்களை காப்பாற்ற தகுதியற்ற ஆட்சிதான் இந்த ஆட்சி என்பது அவர்கள் சொல்லுகிற சொல்லிலேயே தெளிவாக புலன்படுகிறது. அதே மாதிரி எதிர்க்கட்சிகளில் பலவீனமானவர்கள் யார் என்று ஊடுருவி கண்டுபிடித்து அவர்களை வளைத்து போட்டுக் கொள்வதில் இருக்கிற அக்கறை நாட்டை காப்பாற்றுவதிலே இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக உணர முடிகிறது. அதேபோல் இப்பொழுது அயல்துறை அமைச்சரும் சரி, நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் சொல்லுகிறார்கள் எங்களை யாரும் இயக்கவில்லை என்று. ஆனால் 25 முறை ட்ரம்ப் சொன்னபோது ஏன் மறுக்கவில்லை? இன்று வரையிலும் பிரதமர் மோடி ஏன் வாய் திறக்கவில்லை? எதை கண்டு அஞ்சுகிறது இந்த அரசு? என்ன காரணம்? அமெரிக்க கொத்தடிமைகளாக இந்த ஆட்சியை மாற்றிவிட்டார்கள் என்று நான் குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன். அதேபோல் பாகிஸ்தான் தீவிர முகாம்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது பற்றி சில கேள்விகளை எதிர்க்கட்சிகள் கேட்டபோது எதிர்க்கட்சிகளின் தேசபக்தியையே சந்தேகத்திற்குரியதாக்குகிறார்கள். கேட்பதே பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாளர்கள் போல் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். நான் கேட்க விரும்புகிறேன், இங்கே இருக்கிற இந்த ஆட்சியாளர்கள் அந்நிய காலனி ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்துக் கொண்டிருந்த போது
அதை எதிர்த்து போராடியவர்கள் தான் காங்கிரஸ்காரர்களும் சரி, கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் சரி, திராவிட இயக்கங்களும். நீங்கள் அப்பொழுது தேசத்திற்கு எதிராக இருந்தீர்கள். இவர்கள் தேசத்துக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் தேசபக்தியை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். அதிலும் கொடுமை, மகாத்மா காந்தியடிகளை பற்றி, ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி பேசுகிற தார்மீக தகுதி அவர்களுக்கு இல்லை. அவர்கள் தேசபக்தர்கள். 9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு. இந்தியாவினுடைய உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமையை ஒளிவீசி செய்த அந்த ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி இவர்கள் குத்தி காட்டுவது உள்நோக்கம் கொண்ட அரசியல் அவதூறு. அவற்றை நிராகரிக்கிறோம். நிறைவாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் பேசுகிறேன். தேசபக்தியை பற்றி இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்தியாவின் மீது சீனா ஆக்கிரமிப்பு செய்த போது அது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு என்ற நிலையிலேயும் அதை கண்டனம் செய்து தீர்மானம் போட்டு ஆதரித்த கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். Sri Gurmeet Singh Meet, please. 2 minutes. We are having 2 minutes. At most 3 minutes, please. धन्यवाद सभापति जी. सभापति जी, मैं सबसे पहले तो हमारी फौज पर हमें गर्व है और मैं नमन करता हूं कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. सभापति जी, कल रक्षा मंत्री जी के 1 घंटा और आज गृह मंत्री जी के 1.5 घंटा बोलने के बाद भी, लेकिन जो सरकार से सवाल है आज भी वो वहीं के वहीं है. सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ और लोगों ने तो बहुत सी चीज़ें न्यूज़ पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, लेकिन किस तरह से ड्रोन आ रहे थे और किस तरह से ब्लैकआउट रात को किया जा रहा था, वो सायरन बज रहे थे, वो सब कुछ पंजाब के लोगों ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया. कल राजा जी ने भी कहा, सवाल ये नहीं है कि विमान गिरा या ना गिरा, वो हमें अच्छी तरह पता है. सवाल ये है कि विमान क्यों गिरा. उसका कारण ये तो नहीं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हमले से पहले इतला कर दिया. अगर इतला कर दिया तो कहीं कारण ये तो नहीं जिस वजह से विमान गिरा. और दूसरा सवाल, सभापति जी, हमारे देश की एक परंपरा थी कि अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता था तो माननीय मंत्री रिजाइन कर देते थे. लेकिन आप देखिए कि 26 लोगों की जान चली गई. इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर. रिजाइन तो दूर की बात, एक बार किसी ने माफी भी सरकार से नहीं मांगी कि हमारी वजह से 26 लोगों की जान चली गई. और तीसरा सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी का हमारा फेलियर. सभापति जी, हम पूरी दुनिया में कहते हैं और सदन में तो पता नहीं कितनी बार सुना है कि जी भारत विश्व गुरु बन गया. सभापति जी, कैसा विश्व गुरु. लड़ाई चल रही थी और IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन दे रहा है. कैसे विश्व गुरु. पाकिस्तान के साथ चाइना ओपनली आ रहा है. हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने भी कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना के साथ, टर्की के साथ, और विश्व गुरु के साथ एक भी कंट्री स्पोर्ट में नहीं आ रहा. और कैसा विश्व गुरु के विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने 27 बार कह दिया कि लड़ाई युद्ध हमने सीजफायर करवाया. और हमारे रक्षा मंत्री जी 1 घंटे के भाषण में एक बार भी विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले सके. और आज ऐसा ही गृह मंत्री जी भी नहीं लड़ सके. सो सर, और तीसरी बात, ये फॉरेन पॉलिसी की, मतलब कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं. विश्व गुरु 33 देशों में हमारे जो प्रतिनिधि थे, अलग अलग पार्टीज के MP गए. और सर 2-4 मुल्कों को छोड़ के कहीं कैबिनेट मंत्री भी हमें जो हमारे प्रतिनिधि गए थे उनको मिलने के लिए नहीं आए. तो सर ये सरकार को मुझे लगता है कि इसका एक बार फिर से एनालिसिस करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां कमी है कि आज भारत किस पोजीशन पे पहुंच गया. और सर लास्ट में कल रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जी भारत शेर है और मेंढक से क्या लड़ाई लड़ेंगे. चलो सर, पाकिस्तान तो मेंढक है और जो 27 बार कह चुका है कि भारत की जो पाकिस्तान की लड़ाई हमने खत्म करवाई, तो अमेरिका क्या है और जो चाइना क्या है
उसको रक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे कि वो कौन से जानवर हैं। तो सर ये सवाल आज भी वहीं के वही हैं। इन सवालों का जवाब देश की सरकार को, रक्षा मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, देशवासी जो 140 करोड़ लोग उम्मीद कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री विजय कुमार हंसराज। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं पार्टी जेएमएम की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले शहीदों को मैं अपना नमन करूँगा और आर्मी ने जो जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा। और पूरा देश कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में और पूरे इस जो अटैक्स थे और उसके बाद जो हमारे तरफ से एक्शंस लिए गए उसमें पूरा देश, तमाम पार्टियां सब एक साथ खड़ी थी। लेकिन सक्सेस की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं खटास तब आई कि कोई एक दूसरा देश जो है उसके प्रेसिडेंट ये बता रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर दिखी और कोई दूसरा देश हमारे मामलों में बोलने वाला होता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे नेता, हमारे देश के एजेंसीज के द्वारा ये बात कही गई होती तो बहुत अच्छा समझ में आता कि देश के अंदर कुछ बिजनेस हाउसेस को आप फायदा पहुंचाएं, वो घर के अंदर का मसला है। लेकिन देश के मसले में बाहर का कोई नेता हमारे लोगों से पहले बोले, वो बहुत गलत और हमें कमजोर दिखाने वाला काम हो रहा है। और मेरा सुझाव, एक तहे दिल से सुझाव देना चाहूंगा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करें, हमारे देश के आर्मी को कमजोर करना बंद करें। जो आप बिजनेस हाउसेस को आपका जाकर के माफी दी जा रही है टैक्स की, उन सभी चीजों को बंद करें। आर्मी को मजबूत करने के लिए आप जो है उस पैसे को लगाएं और रिसर्च में वो पैसे लगाएं ताकि हमारा आर्मी स्ट्रेंथन हो सके। और ये घटनाएं जो हुई है, ये आगे भी हुई और अभी भी, तो उसको हम लोग पहले से ही रोक पाए। आपका जाके ऑपरेशन सिंदूर के और उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार भाषण देने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्शन और भाषण इन सब में आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, लेकिन देश चलाने में अभी भी आपको अभी और आवश्यकता है एक्सपर्टाइज की। क्योंकि जिस तरह से आप लोग, चाहे वो ईवीएम हो, एसआईआर की बात हो, तो इलेक्शन किस तरह से जीतना है, हर एक हथकंडा अपनाने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन देश के आर्मी और इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो रही है तो उसे किस तरह से रोकना, इसमें आपको अभी और एक्सपर्टाइज लाने की जरूरत है। सर शुरू ही किया है मैंने, और आप कहीं भी रक्षा मंत्री अपने तरफ से बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहाँ पे इस्तीफा होगा, जिम्मेदारी भी आप लेना नहीं चाहते हो। आज जिस तरह से पूरे देश को आपने जाति, धर्म और भाषा में बांट करके रख दिया है, और फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो नेबरिंग देश हैं, जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, उनके साथ जो संबंध खराब हुआ है, मेरा इस अनुप्रिया जी सरकार को सुझाव है, मेरा इस सरकार को सुझाव है कि सदन के अंदर जो उस पक्ष के नेता लोग लगातार जो है जय जयकार करके फुलाए पड़े हैं कि हमारे यहाँ के नेता जो है अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं समझते हैं, मेरा ये सुझाव रहेगा कि लगातार जिस तरह से हमारी, उनका भी माइक ऑन है, आप कंक्लूड कर दो, समाप्त कर दो। हाँ, बहुत कम समय दिया गया है, समय जितना था उससे भी कम दिया गया है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी पूरी, सिर्फ हमारे देश के अंदर के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से हमारी कमजोरी दिख रही है, आने वाले समय के लिए विनती रहेगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जहां आपसे गलती हुई है और आगे सुधार भी आप करें, क्योंकि अगर देश का मसला है तो वहां पे हम लोग सब एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑपरेशन सिंदूर की इस चर्चा में मैं सबसे पहले इस अभियान को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, 22 अप्रैल को पहलगाम में हम सब ने आतंक का जो बीभत्स और क्रूर रूप देखा,
उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोरने का काम किया और पूरा देश एक स्वर में उठकर खड़ा हुआ कि इस आतंकी घटना के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला जो दुस्साहस किया, भारत की सेना ने उसे बहुत ही कड़े शब्दों में मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी किया। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केवल 22 मिनट के अंदर 9 हाई वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आतंकियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतनी कड़ी कार्रवाई करेगा। 100 से अधिक आतंकी मौत के घाट उतर गए और दशकों से जो आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें करने का दुस्साहस करते थे, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो रही बची कसर थी, जिसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी सवाल उठा रहे थे कि जो बैसरन घाटी में आए उनका क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव ने उनका भी हिसाब किताब चुकता कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को मैंने कहते हुए सुना कि जब पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत किसी कीमत पर आतंक के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया। और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेककर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है। अध्यक्ष जी, तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूं, हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर 2 टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको ना खरीदे, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा कि देश की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है। और हमने S-400 को खरीदा, ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं बार बार अपने विपक्ष के मित्रों से सुन रही हूं, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं। और जब ये हमारे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो मैं कहती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। अध्यक्ष जी, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे आपने, क्या हुआ? उन डेलीगेशन में तमाम दलों के हमारे एमपीज गए थे
और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ, इनके 3 वरिष्ठ नेता, 2 सांसद, 1 वरिष्ठ नेता उसमें गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। भारत की जो टेररिज्म के खिलाफ नीति है उससे दुनिया को अवगत कराया, लेकिन इन्होंने अपने उन तीनों नेताओं की लानत मलामत करके रख दी। आज इन्होंने उनको किनारे लगा दिया। इनके एक नेता मौन हो गए। एक नेता कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और एक नेता कहते हैं इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक इन दिस कंट्री। ये हालात है इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी। और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठा था, तब भी भारत की सरकार ने, माननीय नरसिंह राव जी की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था, जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी ने किया था, और वहां उन्होंने भारत का साथ दिया था, भारत की आवाज को रखा था, और उनकी पार्टी ने उनके साथ किनारा नहीं किया था। ये हमारी विदेश नीति है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि जिस विदेश नीति के फेल होने की बात आप कर रहे हैं, उसी के चलते टीआरएफ जैसी संस्था को प्रतिबंधित किया गया है, उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट अध्यक्ष जी, 5 मिनट। नहीं, मैं जरूरी बात कह रही हूँ अध्यक्ष जी। समापन करना है तो करिए, मैं नाम बुलाता हूँ। 5 मिनट अध्यक्ष। आप समापन करना है तो करिए। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा 3 मिनट। आप समापन कर दीजिए। 3 मिनट। समापन कर दीजिए आप 1 मिनट। अध्यक्ष जी समापन कर दीजिए आप। अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए हमारे विपक्ष की नेता ने कहा कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस हमले के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश घोषित करने का काम इन्होंने किया, इनकी सरकार ने किया। और विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले लोग आज ये भी कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फेंसिंग हो गई तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि हमारे विपक्ष के साथी कौन सी विदेश नीति इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 73 देशों की यात्राएं करके जो भारत की ब्रांडिंग की है, ये उसका नतीजा है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। भारत आज केवल सुनने वाला देश नहीं है, भारत आज बोलने और नेतृत्व करने वाला देश है। ये आपकी विदेश नीति थी जिसमें पीओके का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास चला गया, लेकिन ये हमारी सरकार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को जलाकर पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराने का काम। श्री राहुल गांधी जी। आपको आप बोलिए। Thank you, Speaker, sir, for letting me speak on a very important, painful subject. I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated
clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house, condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में, सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस, सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है, मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए
लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल।